जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ के करेंट अफेयर्स का 150 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड करने वाले हैं, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ में। और इसका जो अगला वीडियो हमारा आने वाला है वह जो है छत्तीसगढ़ के पिछले 9 से 10 महीने का जो करेंट अफेयर्स था उसको जो है हमने संग्रहित करके एक ही वीडियो में आपको प्रोवाइड करने का कोशिश किया है, जिसमें आपको 900 से 1000 एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इससे आपका जो भी छत्तीसगढ़ का करेंट अफेयर है वो लगभग आपका कंप्लीट हो जाएगा एडीओ एग्जाम के लिए, ठीक है। और लगभग आपका जो है यहाँ से 90% कवर हो जाएगा। बाकी जो 2 महीने का बीच में आपका यहाँ पे आने वाला है मई और जून, उसको भी हम लोग आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे आने वाले समय में। तो इस वीडियो को यदि आप लोग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम लोग यह वीडियो लाएं इसका नोटिफिकेशन आपको समय के साथ में देखने को मिल जाए। चलिए तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कॉमन फैसिलिटी सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी छत्तीसगढ़ में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नया रायपुर। नया रायपुर में जो है आपका कॉमन फैसिलिटी सेंटर की स्थापना की जाएगी। अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि कॉमन फैसिलिटी सेंटर होता क्या है। उसके लिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। देखिए, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि कॉमन फैसिलिटी सेंटर होता क्या है। तो उसका जो है उदाहरण मैंने आपको यहाँ पे दिया है, उसको आप लोग एक बार अच्छे से समझिए। इसमें होता क्या है, यह एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पे उच्च तकनीक वाली जो मशीनरी रहती है और जो उपकरण रहते हैं उसको उपलब्ध कराया जाता है, ताकि कई व्यवसाय उसको जो है साझा तौर पर उपयोग कर सके। तो यहाँ पे आपको एक उदाहरण से समझाऊं तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर एक छोटा कंपनी है ए और एक बड़ा कंपनी है बी। तो छोटा कंपनी के पास पूंजी का जो है कमी है, यहाँ पे बड़े कंपनी के पास पूंजी जो है पर्याप्त है, ताकि वो कोई भी यहाँ पे उपकरण खरीद सकता है। तो मार्केट में मान के चलिए एक ऐसा मशीन आता है जिससे आप लोगों का जो है कार्य आधे समय में हो जाएगा। तो आधे समय में होगा तो इनका क्या होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। तो ये जो बी कंपनी है, जो कि बड़ा कंपनी है, वो क्या कर लेगा, इस मशीन को खरीद लेगा और इसका जो है उत्पादकता बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। और ये जो छोटा कंपनी है इसके पास पूंजी की कमी है, तो इस मशीन को वह नहीं खरीद पाएगा और नहीं खरीद पाएगा तो इसकी उत्पादकता कम होगा। तो इन दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा कम हुआ और इनडायरेक्टली तौर पर यदि आप लोग देखेंगे तो ये जो छोटा कंपनी है वो धीरे से क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, क्योंकि ये जो है पूरा आपका जो है मार्केट को अपने अंदर ले लेगा। तो इसलिए जो है जो सरकार है हमारा छत्तीसगढ़ सरकार, उसने कॉमन फैसिलिटी सेंटर का यहाँ पे उपाय दिया है। इससे क्या होगा कि आपका जो ये मशीन आया है, नया मशीन जो आधे समय में इस काम को कर देता है, उसको क्या किया जाएगा, एक ऐसे जगह पे उपलब्ध कराया जाएगा जहाँ पे इसको यह छोटा कंपनी भी आकर के उपयोग कर सकता है और ये जो बड़ा कंपनी है वो भी आकर के इसको उपयोग कर सकता है। इससे होगा क्या, दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा बना रहेगा और ये जो छोटे कंपनी को पूंजी लगाता है, यदि मान के चलिए ये मशीन को खरीदने में, तो इसके पूंजी का जो है हानि होने का जो संभावना था वो कम हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है आर्थिक रूप से सशक्त हो जाएगा। तो ये जो है इसका क्या है, एक हिसाब से आप लोग देखेंगे तो कॉमन फैसिलिटी सेंटर का उद्देश्य है, ठीक है। एक ही जगह पर जितने भी मशीनरी और उपकरण हैं उनको उपलब्ध कराना, ताकि जितने भी छोटे, मध्यम और बड़े आपके क्या है यहाँ पे व्यवसाय हैं उसको साझा रूप से उपयोग कर सकें। तो इसको आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग यदि देखें तो छत्तीसगढ़ में जो आपका नया रायपुर में कॉमन फैसिलिटी सेंटर बन रहा है वो किसके लिए बन रहा है, तो टेक बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए उसको बनाया जा रहा है। साथ ही साथ सबसे ज़्यादा फोकस यहाँ पे कहाँ पे किया जाएगा, तो सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल उद्योग में जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पे फोकस किया जाएगा, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल उद्योग जो है इस पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे फोकस किया जाएगा, जो कॉमन फैसिलिटी सेंटर है यहाँ पे। मतलब कि यहाँ पे जो भी मशीनरी रहेगा वो इस उद्योग से संबंधित अधिक होने वाला है। तो इतना आपको समझ करके चलना है। और यदि हम लोग देखें कि ये जो कॉमन फैसिलिटी सेंटर है इसके बारे में यदि हम लोग देखें तो ये जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जो योजना है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर योजना, उसका दूसरा फेज अभी स्टार्ट किया गया है। उसके तहत जो है इसको अभी बनाया जा रहा है कॉमन फैसिलिटी सेंटर को। इसका जो लागत है कॉमन फैसिलिटी सेंटर का, ये कुल लागत इसका कितना है, तो 108.43 करोड़ रुपए है, ठीक है। ये जो आपका कॉमन फैसिलिटी सेंटर नया रायपुर में बन रहा है इसका कुल लागत कितना है, 108.43 करोड़ रुपए, जिसमें आपका केंद्र सरकार कितना रुपए का यहाँ पे सहायता दे रहा है, तो 75 करोड़ रुपए का आपका यहाँ पे केंद्र सरकार सहायता देगा। बाकी जो आप लोगों का यहाँ पे बचता है 33.43 करोड़, इसको जो है कौन देगा, तो राज्य सरकार इसको यहाँ पे लगाने वाला है। बाकी जितना भी आपका यहाँ पे बच रहा है इसको राज्य सरकार देगा और इसको जो है केंद्र सरकार देने वाला है 75 करोड़ को। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि केंद्र सरकार का जो है यहाँ पे योगदान कितना है।
जो कॉमन फैसिलिटी सेंटर बन रहा है नया रायपुर में उसमें, तो इसका जो है योगदान कितना है 75 करोड़ रुपए का। वहीं राज्य सरकार का 33.43 करोड़ रुपए का। और ये किसके तहत दिया जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर 2.0 योजना के तहत जो है यह आपका राशि दिया जा रहा है। ये 108.43 करोड़ रुपए का राशि, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, नया रायपुर में बनने जा रही कॉमन फैसिलिटी सेंटर की कुल लागत कितनी है। तो अभी हम लोग देखें 108.43 करोड़ रुपया इसका कुल लागत है, जिसमें 75 करोड़ जो है कौन देगा, तो केंद्र सरकार जो है इसको देने वाला है। बाकी जो बचा 33.43 करोड़ उसको राज्य सरकार देने वाला है। अब अगला क्वेश्चन है, कॉमन फैसिलिटी सेंटर के लिए केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा EMC 2.0 योजना के तहत, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर 2.0 योजना के तहत कितने करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। तो मैंने जो आपको सामान्य तौर पे बताया कि केंद्र सरकार इसमें कितना योगदान दे रहा है, तो 75 करोड़ रुपए। उसी को यहाँ पे बताया गया है कि कौन सा विभाग दे रहा है, कौन सा मंत्रालय दे रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा यहाँ पे 75 करोड़ रुपए का यहाँ पे योगदान दिया जा रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, हाल ही में जारी भूजल सर्वेक्षण रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ के कितने विकासखंड जल के मामले में गंभीर स्थिति में हैं। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि आपका जो भूजल रिपोर्ट है, भूजल सर्वेक्षण रिपोर्ट, इसको जारी कौन करता है। तो इसको यदि हम लोग यहाँ पे समझें अच्छे तरीके से, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जानना होगा कि ये जो आप लोगों का भूजल सर्वेक्षण रिपोर्ट है इसको किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो केंद्रीय भूमि जल बोर्ड भारत सरकार के द्वारा इसको जो है जारी किया जाता है, जो कि जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। किसके द्वारा जारी किया जाता है भूजल सर्वेक्षण रिपोर्ट, तो केंद्रीय भूजल बोर्ड भारत सरकार के द्वारा इसको जारी किया जाता है, जो कि जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और यदि हम लोग देखें इस वर्ष इस रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ के कितने विकासखंड यहाँ पे गंभीर स्थिति में हैं, तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ में कुल 146 जो है आपका यहाँ पे क्या है विकासखंड है टोटल, ठीक है। टोटल कितना है, तो विकासखंड की संख्या है आपकी 146, जिसमें से आपका गंभीर स्थिति 3 स्थिति में बांटा जाता है। एक आता है आप लोगों का गंभीर स्थिति, और एक आता है आप लोगों का अर्ध संकटकालीन स्थिति, ठीक है, अर्ध संकटकालीन, और लास्ट में आता है आप लोगों का सुरक्षित। सुरक्षित है मतलब ये पूरे तरीके से सेफ है, और ये थोड़ा गंभीर है मतलब थोड़ा सा इसके ऊपर संकट है, और ये पूर्ण रूप से गंभीर है। तो गंभीर में कितने हैं विकासखंड, तो 5 विकासखंड जो है छत्तीसगढ़ के इस साल शामिल किए गए हैं इस रिपोर्ट के तहत। और कितने अर्ध संकटकालीन में है, तो 21 विकासखंड जो है यहाँ पे अर्ध संकटकालीन में है। तो अब आपका जो सुरक्षित है वो कितना बचेगा, तो 146 में यदि हम लोग 5 और 21 26 को यदि हम लोग माइनस करते हैं तो कितना बचेगा 120। तो 120 विकासखंड आपके यहाँ पे क्या है, सुरक्षित हैं। तो देखिए तीनों को आपको याद रखना पड़ेगा कि इस रिपोर्ट में गंभीर स्थिति में कितने विकासखंड हैं, तो 5 विकासखंड, अर्ध संकटकालीन में कितने हैं, तो 21 विकासखंड, और सुरक्षित कितने हैं, तो 120। तो इन दोनों को यदि आप लोग याद कर लेते हैं और टोटल आपको पता है कि 146 विकासखंड है, तो सुरक्षित आपको पता चल जाएगा। और ये जो 5 विकासखंड है इसको पूछ सकता है कौन कौन सा विकासखंड है, तो उसको एक बार नोट कर लीजिएगा आप लोग कि कौन कौन सा विकासखंड है। तो इसमें जो है आप लोगों का जो बालोद जिला है, बालोद जिला जो दुर्ग के दक्षिण में है, यदि मैप में आप लोग देखेंगे तो वो जो है बालोद जिले के गुरूर विकासखंड में। वहीं हम लोग यदि बेमेतरा जिला देखें जो कि दुर्ग के उत्तर में है, बेमेतरा जिला, ठीक है, मैप में यदि आप लोग देखेंगे तो यहाँ के बेमेतरा जिले के बेमेतरा विकासखंड, नवागढ़ विकासखंड और बेरला विकासखंड में यहाँ पे जो है संकटकालीन स्थिति में रखा गया है। और रायपुर का आपका जो अनुज शर्मा जी का यहाँ पे क्या है विकासखंड है, धरसींवा क्षेत्र। यहाँ पे जो है इन पांचों को क्या किया गया है, इन पांचों विकासखंडों को संकटकालीन स्थिति में रखा गया है। मतलब कि पूर्ण रूप से गंभीर स्थिति में कौन कौन है, तो गुरूर है बालोद का, और बेमेतरा का बेमेतरा, नवागढ़ और बेरला। वहीं रायपुर का जो है धरसींवा विकासखंड इसमें शामिल है। तो 5 जो विकासखंड है वो कौन कौन से हैं ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, केंद्रीय भूमि जल बोर्ड भारत सरकार द्वारा तैयार की गई भूजल सर्वेक्षण रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ का कौन सा विकासखंड संकटकालीन स्थिति में शामिल है। तो हमने देखा कि बालोद का जो है आपका गुरूर है, बेमेतरा का नवागढ़, बेमेतरा और बेरला है, और रायपुर का जो है धरसींवा है। मतलब कि उपरोक्त सभी यहाँ पे जो है संकटकालीन स्थिति में
आते हैं। ठीक है, तो इतने जो है सभी विकासखंड संकटकालीन स्थिति में हैं। अगला हम लोग देखेंगे, केंद्रीय भूमि जल बोर्ड भारत सरकार द्वारा तैयार की गई भूजल सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ के कितने विकासखंड अर्ध संकटकालीन स्थिति में है। तो अर्ध संकटकालीन अभी मैंने आपको बताया कि 21 विकासखंड अर्ध संकटकालीन है, 5 पूर्ण रूप से हैं, तो टोटल इन दोनों को मिला करके 26 हो जाता है। तो 146 में यदि आप लोग 26 घटाएंगे तो सुरक्षित कितने हैं, तो आपका आ जाएगा यहाँ से 120। 120 जो विकासखंड हैं वो सुरक्षित हैं। तो अगला क्वेश्चन वही है कि कितने विकासखंड सुरक्षित हैं, तो 120 विकासखंड आपके सुरक्षित हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कोई भी क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है, तो सब हम लोग आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपका, महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि आपका महानदी जल विवाद है क्या। ठीक है, मतलब कौन कौन से राज्यों के बीच में महानदी जल विवाद चल रहा है वो आपको यदि यहाँ पे पता चल जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले तो इसका आंसर आप लोग याद रखेंगे कि इसका आंसर हो जाएगा, वर्तमान में इसका आंसर क्या है लेटेस्ट में, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी। ठीक है, इनको जो है महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी को, इसको आपको याद रखना है। अब महानदी जल विवाद जो है ये कौन कौन से राज्यों के बीच में चल रहा है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो आप लोग जान रहे हैं महानदी हमारे छत्तीसगढ़ से, यदि आप लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ कुछ इस तरीके से है आपका यहाँ पे ऐसे ही, तो यहाँ से आपका निकलता है और ऐसे जाता है, ये आपके उड़ीसा से होते हुए जाता है। ठीक है, और ये आपका यहाँ पे जो बंगाल की खाड़ी है इसमें गिर जाता है। तो ये इन्हीं दोनों राज्यों में आपका क्या हो रहा है, बह रहा है। तो आपको यहाँ से समझना पड़ेगा कि ये जो है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, इन दोनों राज्यों के बीच में चल रहा जल विवाद है। ठीक है, तो महानदी जल विवाद किन दोनों राज्यों के बीच में चल रहा है, जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको ध्यान रखना है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, इन दोनों के बीच में महानदी जल विवाद चल रहा है। इसके लिए जो है निपटारे के लिए एक न्यायाधिकरण का आपका यहाँ पे क्या किया गया है, गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष वर्तमान में किन्हें नियुक्त किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है जस्टिस बेला एम त्रिवेदी को जो है इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग स्टार मार्क लगा लीजिए। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, महानदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य चल रहा है, तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों के बीच, दोनों राज्यों के बीच में ये क्या हो रहा है, चल रहा है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, छत्तीसगढ़ का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। उससे पहले इसका आंसर देख लेते हैं, क्या हो जाएगा, नया रायपुर। नया रायपुर इसका आंसर होगा। यहाँ जो है आपका पहला सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित किया जा रहा है। अब पहला बात तो हो गया कि नया रायपुर में इसको जो है स्थापित किया जा रहा है, नवा रायपुर में। और दूसरा आपको यहाँ पे याद रखना है इसका लागत कितना है, तो 1143 करोड़ रुपए है। तीसरा, गैलियम नाइट्राइड पर आधारित ये देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट है। देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट है, किस पर आधारित, तो गैलियम नाइट्राइड पर आधारित। ठीक है, इसका नाम आप लोगों को याद रखना है, पॉलीमेटेक इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इसका नाम है। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। नया रायपुर में स्थापित किया जा रहा है, 1143 करोड़ रुपए इसका लागत है। छत्तीसगढ़ का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट है और भारत का पहला गैलियम नाइट्राइड पर आधारित सेमीकंडक्टर प्लांट है, और इसका नाम क्या है, तो पॉलीमेटेक इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। चलिए अब अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट के संबंध में सत्य कथन है। तो इसके आधारशिला मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा रखी गई है। बिल्कुल सही है, ये जो है पहला कथन सत्य है। सेमीकंडक्टर निर्माता कंपनी का नाम पॉलीमेटेक इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड है, मैंने अभी आपको इसको बताया, ये सही है। तो यह देश का पहला गैलियम नाइट्राइड सेमीकंडक्टर प्लांट होगा, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट के संबंध में सत्य कथन है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना भूल गया कि इसने जो है एक टारगेट रखा है, ये जो छत्तीसगढ़ में पहला जो सेमीकंडक्टर प्लांट बन रहा है, इसने एक यहाँ पे लक्ष्य निर्धारित किया है कि वर्ष 2030 तक कितना, 10 अरब चिप जो है आपका निर्माण करने का इसने लक्ष्य रखा है। तो सेमीकंडक्टर चिप कितना निर्माण करेगा, 10 अरब। ठीक है, और कब तक, तो वर्ष 2030 तक। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, छत्तीसगढ़ के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट ने कब तक 10 अरब सेमीकंडक्टर चिप्स तैयार करने का लक्ष्य रखा है। तो वर्ष 2030 तक जो है इसने यह लक्ष्य रखा है। तो पहला और दूसरा बिल्कुल सत्य है। इसका लागत मैंने आपको बताया 1143 करोड़ है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों सत्य हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, CSIDCL के नवनियुक्त अध्यक्ष कौन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, CSIDCL के नवनियुक्त अध्यक्ष हैं राजीव अग्रवाल जी। ठीक है, अब CSIDCL का फुल फॉर्म क्या होता है, छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसके अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है, तो राजीव कुमार अग्रवाल जी को। तो इतना आपको ध्यान में रखना है।
अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो आएगा वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या दिया गया है, छत्तीसगढ़ राज्य में कितने स्मार्ट औद्योगिक पार्क की स्थापना की जाएगी। तो छत्तीसगढ़ राज्य में आपको ध्यान में रखना है 4 नए और स्मार्ट औद्योगिक पार्क की स्थापना की जाएगी। अब देखिए ये 4 कौन कौन सा है, तो सबसे पहले यहाँ पे इसके बारे में पूरा जान लेंगे, उसके बाद अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो 4 नए जो स्मार्ट औद्योगिक पार्क हैं वो कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पे स्थापित किए जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग पार्क देखते हैं, पार्क का नाम, ठीक है। तो पहला होगा आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। पहला जो पार्क है वो कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का। दूसरा स्पेस मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर होगा। तीसरा आप लोगों का रेडीमेड गारमेंट पार्क, ठीक है। तो रेडीमेड गारमेंट पार्क जो है इसका क्या है, तीसरा आपका स्मार्ट औद्योगिक पार्क होगा। और चौथा आपका यहाँ पे क्या होने वाला है, तो फर्नीचर क्लस्टर। फर्नीचर क्लस्टर जो है चौथा इसका स्मार्ट औद्योगिक पार्क होने वाला है, फर्नीचर क्लस्टर। तो ये जो 4 हैं, ये 4 जो है नए स्मार्ट औद्योगिक पार्क की स्थापना की जाएगी छत्तीसगढ़ में। अब कहाँ कहाँ किया जाएगा, तो पहला आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, एक तो पहले से ही रायपुर में है, नया रायपुर में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। अब ये जो दूसरा वाला है ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, राजनांदगांव के पटेवा में। कहाँ, राजनांदगांव के पटेवा में जो है इसको स्थापित किया जाएगा, पटेवा में। और कितने एकड़ में किया जाएगा, तो 322 एकड़ में इसको किया जाएगा। इसका लागत कितना है, तो 350 करोड़ इसका क्या है, लागत है। तो समझ में आ गया होगा, पहला वाला इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जो कि आप लोगों का स्मार्ट औद्योगिक पार्क है वो राजनांदगांव के पटेवा में स्थापित किया जाएगा 322 एकड़ में, जिसका लागत 350 करोड़ रुपए है। फिर दूसरा आप लोगों का स्पेस मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, ये आपका कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ये जो है आपका राजनांदगांव के बीजेतला में, राजनांदगांव के बीजेतला में स्थापित किया जाएगा, बीजेतला, ठीक है। जो कि आप लोगों का 50 एकड़ में आपका क्या किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा। और इसका लागत कितना है, तो 25 करोड़ रुपए, 25 करोड़ रुपए इसको लग रहा है 50 एकड़ में स्पेस मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाने में। और आप लोगों का यहाँ पे रेडीमेड गारमेंट पार्क जो है इसको जो है कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो नया रायपुर में, नवा रायपुर में आपका इसको स्थापित किया जाएगा। और इसका एरिया कितना है, तो 20 एकड़ है। लागत कितना है, तो 30 करोड़ है। समझ में आ गया होगा। रेडीमेड गारमेंट पार्क, तो रेडीमेड गारमेंट पार्क आपका नवा रायपुर में स्थापित किया जाएगा 20 एकड़ जगह में, जिसके लिए 30 करोड़ रुपए का लागत लग रहा है। और फर्नीचर जो क्लस्टर है इसको भी नवा रायपुर में ही स्थापित किया जा रहा है। और इसका एरिया कितना है, तो आपको ध्यान में रखना है कि इसको जो है 30 एकड़ में बनाया जा रहा है, 30 एकड़ में। और इसका लागत कितना है, तो 40 करोड़। अब यदि आप लोग इन सभी को ऐड करते हैं तो इसका टोटल कितना आ जाएगा, सम टोटल आपका चारों को यदि ऐड करेंगे आप लोग तो 445 करोड़ आपका आ जाएगा। तो यदि आपका क्वेश्चन में पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ राज्य में जो स्मार्ट औद्योगिक पार्क की स्थापना की जाएगी उसका कुल लागत कितना है, तो कुल लागत कितना है, तो कुल लागत है आपका 445 करोड़ रुपए, ठीक है, कुल लागत। और यदि आप लोगों का अलग अलग पूछा जाता है कि स्मार्ट औद्योगिक पार्क स्थापित होगा उसमें इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का कितना है आपका लागत, तो 350 करोड़ रुपए। वहीं स्पेस मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का 25 करोड़ रुपए सॉरी। और रेडीमेड गारमेंट पार्क का कितना है, तो 30 करोड़ रुपए। वहीं फर्नीचर क्लस्टर का 40 करोड़ रुपए। तो टोटल हो जाता है आपका 445 करोड़ रुपए, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। यदि एकड़ पूछेगा तो इतना को आप लोग ऐड कर लीजिएगा, तो यहाँ से आपका जो है टोटल एकड़ में आ जाएगा, कितने एकड़ में आपका यहाँ पे बन रहा है स्मार्ट औद्योगिक पार्क। चलिए अब अगला हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, राजनांदगांव जिले में कहाँ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना की जा रही है। तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना कहाँ, पटेवा में किया जा रहा है, राजनांदगांव के। इसका एरिया कितना हम लोग देखें तो 322 एकड़। इसका लागत कितना है, तो 350 करोड़। इतना आपको समझ में आ गया होगा। बीजेतला में क्या था, तो स्पेस मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, जिसका एरिया कितना था आप लोगों का, तो 50 एकड़ और लागत कितना था, 25 करोड़। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ में कहाँ स्पेस मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना की जाएगी। तो स्पेस मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना आपका बीजेतला में किया जा रहा है। अभी हम लोग देखें 50 एकड़ में किया जाएगा, 25 करोड़ लागत में किया जाएगा। अगला हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, नवा रायपुर में कितने एकड़ पर रेडीमेड गारमेंट पार्क की स्थापना की जाएगी। तो अभी हम लोग इसको डिस्कस किए थे कि नया रायपुर में जो है 20 एकड़ पर, कितने एकड़ पर, 20 एकड़ पर आपका जो है रेडीमेड गारमेंट पार्क की स्थापना की जाएगी, जो कि 30 करोड़ की लागत में बनने वाला है। इसका लागत कितना है, 30 करोड़। और नया रायपुर में रेडीमेड गारमेंट पार्क की स्थापना की जा रही है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो रेडीमेड गारमेंट पार्क कहाँ है, नया रायपुर में। कितने एकड़ में बनेगा, 20 एकड़ में। और कितना लागत है, तो 30 करोड़। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका,
फर्नीचर क्लस्टर की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो फर्नीचर क्लस्टर की स्थापना आपकी नया रायपुर में किया जाएगा, नवा रायपुर में। और इसका लागत कितना है? तो 40 करोड़ रुपए इसका लागत है। एरिया कितना है? तो 30 एकड़। तो 30 एकड़ में आपका 40 करोड़ रुपए में इसको क्या किया जाएगा? बनाया जाएगा। आपको ध्यान में रखना है, फर्नीचर क्लस्टर कहाँ? नवा रायपुर में। तो इतना आप लोगों का जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 4 नए जो स्मार्ट औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे उनके संबंध में। अब अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, छत्तीसगढ़ में बनने जा रहे नए स्मार्ट औद्योगिक पार्क के संबंध में असत्य कथन है। तो अंडरलाइन करेंगे, असत्य पूछा है मतलब गलत बताना है। तो इसकी कुल लागत 445 करोड़ रुपए है। अभी हम लोग देखें, एक का है 350, दूसरे का है आपका 25, तीसरे का है आप लोगों का 40 और चौथे का है 30 करोड़। तो टोटल यदि आप लोग इसको करेंगे तो 445 करोड़ आ जाएगा। तो ये बिल्कुल सही है। और पटेवा में प्रस्तावित इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का लागत 350 करोड़ रुपए है, ये भी बिल्कुल सही है। और राजनांदगांव के विजेतला में प्रस्तावित स्पेस मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, जो स्पेस मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर है उसका लागत 50 करोड़ रुपए है, ये गलत हो जाएगा। इसका लागत कितना है? 25 करोड़ रुपए। और कितना एकड़ में बन रहा है? तो 50 एकड़ में बन रहा है। तो गलत पूछा है, असत्य, इसलिए आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। अब चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं एक बार। नया रायपुर में प्रस्तावित रेडीमेड गारमेंट पार्क की लागत 30 करोड़ रुपए है। तो इसका लागत कितना है? 30 करोड़ रुपए है। कितने एकड़ में बन रहा है ये? तो 20 एकड़ में, ये बिल्कुल सही है। तो ए, बी और डी सही है, गलत कौन सा है? सी, इसलिए आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में बस्तर पंडुम 2025 का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो देखिए, अब बस्तर पंडुम आ गया है, ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है अभी के डेट में आपके लिए। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 मार्च से लेकर के 5 अप्रैल तक आपका जो है बस्तर पंडुम 2025 का आयोजन किया गया। अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपको याद रखना है। इसको जो है 3 चरणों में आयोजित किया गया। अब 3 चरणों में आयोजित किया गया, तो कौन कौन सा है? तो पहला चरण आप लोगों का जनपद लेवल पे हुआ था, जनपद स्तर पर। दूसरा आप लोगों का कौन से स्तर पर? तो जिला स्तर पर। और तीसरा आप लोगों का जो है संभाग स्तर पर। तो ये 3 चरण थे, ठीक है। कौन कौन से? जनपद स्तर, जिला स्तर और संभाग स्तर, ये 3 चरण थे। ये पहला चरण था, ये दूसरा चरण था और ये तीसरा चरण था। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन कौन से स्तर पर आयोजित किया गया? तो जनपद स्तर, जिला स्तर और संभाग स्तर पर। कितने चरणों में किया गया? तो 3 चरणों में। अब क्यों 3 चरणों में बोला जा रहा है? तो ये जो आप लोगों का स्तर है, जनपद, जिला और संभाग, इसमें अलग अलग डेट में किया गया, इसलिए 3 चरण बोला जा रहा है। तो पहला जो चरण था वो कब से कब तक था? तो 12 से स्टार्ट हुआ है। तो 12 से लेकर के 20 मार्च तक ये आप लोगों का क्या है? पहला था। 12 से लेकर के 20 मार्च 2025 तक ये पहला चरण चला। आपका जो दूसरा चरण था, दूसरा चरण, ये कब से कब तक चला? तो 21 मार्च से लेकर के 21 मार्च से आपका जो है 23 मार्च तक ये चला। 21 मार्च से 23 मार्च तक आपका दूसरा चरण चला, जो जिला स्तर पर हुआ। और संभाग स्तर पर 2 से लेकर के 5 अप्रैल तक आपका चला। इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो पहला तो कि ये 3 चरण में चला। पहला चरण आपका 12 से 20 मार्च, दूसरा चरण आप लोगों का 21 से 23 मार्च और तीसरा चरण 2 से 5 अप्रैल। और कितने स्तर पर? तो जनपद स्तर, जिला स्तर और संभाग स्तर, कुल 3 स्तर पर जो है इसका आयोजन किया गया था। इतना समझ में आ गया। और ये जो आप लोगों का बस्तर पंडुम है, ये आपका गोणी शब्द से लिया गया है। जो पंडुम है ये गोणी शब्द है। एक कौन सा शब्द है? तो गोणी, गोणी बोली का आपका शब्द है। इसका अर्थ होता है उत्सव। तो देखिए, ये बस्तर तो बस्तर है और पंडुम मतलब होता है उत्सव। तो बस्तर पंडुम मतलब क्या हो जाएगा? बस्तर का उत्सव। तो जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि बस्तर पंडुम का अर्थ क्या है, तो बस्तर का उत्सव इसका क्या है? अर्थ है। हिंदी में यदि हम लोग समझें तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, बस्तर का उत्सव। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे यहाँ पे कि जो बस्तर पंडुम है, इसमें जो है 7 विधाओं में इसको आयोजित किया गया था। 7 विधा मतलब कि 7 अलग अलग खेल इसमें शामिल किए गए थे, जो कि सांस्कृतिक तौर पर आपके होते हैं। सांस्कृतिक और जो आप लोगों का संस्कृति, रीति रिवाज, इन सब से बेस्ड रहता था। तो कौन कौन सा 7 है? सबसे पहले यदि हम लोग देखें तो कौन सा है? पहला तो जनजातीय नृत्य, जितना भी होगा जनजातियों से संबंधित होगा। तो पहला था जनजातीय नृत्य, दूसरा था जनजातीय नाट्य, तीसरा आप लोगों का यहाँ पे कौन सा विधा था? तो आप लोगों का जनजातीय गीत, चौथा आप लोगों का था आप लोगों का यहाँ पे जनजातीय वाद्य यंत्र, पांचवा जनजातीय वेशभूषा और आभूषण, ठीक है, आभूषण पांचवा होगा। और छठवां आप लोग देखेंगे तो शिल्पकला एवं चित्रकला, सातवां आप लोगों का और लास्ट विधा जो था वो था जनजातीय व्यंजन एवं पेय पदार्थ। ये 7 विधाओं में आपका जो है यहाँ पे बस्तर पंडुम आयोजित किया गया था। जो खेल होता था ये 7 विधाओं में यहाँ पे खेला जाता था। मतलब जनजातीय नृत्य ये एक विधा था, इसमें अलग लोग पार्टिसिपेट करते थे, नाट्य में अलग, गीत में अलग, ठीक है। और सभी के विधा के लिए अलग अलग पुरस्कार दिया जाता था। सेम पुरस्कार रहता था
सेम स्तर में। जैसे मान के चलिए ये जो जनजातीय नृत्य हो रहा है ये जनपद लेवल पर हो रहा है तो इसके लिए अलग पुरस्कार होगा, जिला लेवल पर हो रहा है तो इसके लिए अलग पुरस्कार, और संभाग लेवल पर हो रहा है तो इसके लिए अलग पुरस्कार। ठीक है, तो एक हम लोग यहाँ पे विधा को लेकर के चलेंगे, वैसे ही सभी विधा में आप लोगों को पुरस्कार दिया जाता है। तो अब पुरस्कार राशि समझते हैं यहाँ पे कितना कितना दिया जा रहा था। मान के चलिए जनजातीय नाट्य का हम लोग लेकर के चल रहे हैं, तो जनजातीय नाट्य का तो मान के चलिए जनपद लेवल पर चल रहा है तो इसके लिए पुरस्कार कितना जा रहा था, 10,000 रुपये दिया जा रहा था। वहीं जिला लेवल पे इसके लिए कितना पुरस्कार दिया जाता था, तो 20,000 रुपये आपका प्रोत्साहन राशि यहाँ पे दिया जा रहा था। वहीं हम लोग संभाग स्तर पर देखें तो इसको 3 भागों में बांटा गया, पहला, दूसरा और तीसरा पुरस्कार। पहला पुरस्कार कितना दिया जा रहा है यहाँ पे, तो 50,000 रुपये। ठीक है, वहीं दूसरा पुरस्कार कितना, तो 30,000 रुपये, तीसरा पुरस्कार 20,000 रुपये, और यहाँ पे एक और यहाँ पे रखा गया था क्या, सांत्वना, जो प्रोत्साहन वाला राशि था। तो प्रोत्साहन राशि इसमें कितना था, तो 10,000 रुपये। भाग लेने के लिए कितना दिया जा रहा था यहाँ पे, तो 10,000 रुपये यहाँ पे दिया जा रहा था। समझ गए। तो पुरस्कार जब भी पूछा जाएगा तो कितना कितना पुरस्कार दिया जा रहा था, तो जो भी व्यक्ति यहाँ पे किसी भी विधा में हिस्सा लेता था, तो मान के चलिए वो जनपद लेवल में रहता था हिस्सा, तो 10,000 रुपये दिया जाता था प्रोत्साहन राशि, जिला लेवल में 20,000 रुपये, और संभाग लेवल पे 3 चरणों में इसको बांटा गया था, 50,000, 30,000 और 20,000 वाला, और एक था आप लोगों का प्रोत्साहन राशि 10,000 रुपये का। तो इतना समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ में बस्तर पंडुम 2025 का आयोजन कितने चरणों में किया गया। तो कितने चरणों में था, तो 3 चरणों में। कौन कौन सा, तो पहला आप लोगों का आया था 12 मार्च से लेकर के 20 मार्च, दूसरा आया था 21 मार्च से लेकर के 23 मार्च, तीसरा चरण आया था आप लोगों का 2 से लेकर के 5 अप्रैल। ठीक है, और 3 स्तर में हुआ था, जिला में हुआ था पहला, जनपद में हुआ था पहला, दूसरा जिला में, और तीसरा संभाग में। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, बस्तर पंडुम 2025 में बस्तर पंडुम का अर्थ है, यही क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा था, बस्तर का अर्थ इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, बस्तर पंडुम 2025 के संबंध में सत्य कथन है। तो ये जो है जनपद, जिला एवं संभाग स्तर पर आयोजित हुआ था, बिल्कुल सही। प्रत्येक चरण में, ये प्रतीक नहीं है, ये प्रत्येक है, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। प्रत्येक चरण में विजेताओं को पुरस्कार राशि दिया जा रहा था और प्रमाण पत्र प्रदान किया जा रहा था। ठीक है, तो प्रमाण पत्र भी दिया जाता था, याद रखेंगे आप लोग। तो पुरस्कार राशि कितना दिया जा रहा था, मैंने आपको बताया, जनपद में 10,000, जिला में 20,000, और संभाग में 3 अलग अलग था। पहले वाले को 50, दूसरे वाले को कितना दिया जा रहा था, 30, और तीसरा वाला जो आता था उसको 20,000, और यहाँ पे प्रोत्साहन राशि भी था 10,000 रुपये का। ठीक है, और 7 प्रमुख विधाओं पर जो है आधारित प्रतियोगिताएं हो रही थी। तो कौन कौन सा विधा था वो भी हम लोग देख लिए हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो इतना आपको याद रखना है। अब अगला हम लोग देखेंगे, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, बस्तर पंडुम 2025 का जनपद स्तर पर आयोजन कब किया गया। तो जनपद स्तर मतलब कि पहला चरण 12 से लेकर के 20 मार्च 2025। अगला क्वेश्चन है आपका, बस्तर पंडुम 2025 का जिला स्तर पर आयोजन कब हुआ। तो दूसरा चरण, जिला स्तर मतलब दूसरा, तो 21 से लेकर के 23 मार्च तक 2025 में। अब तीसरा चरण इसका कब आयोजित हुआ, बस्तर पंडुम का संभाग स्तर पर, तो ये हुआ था आपका 2 से लेकर के 5 अप्रैल तक, 2 से 5 अप्रैल तक। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो बस्तर पंडुम है इसका जो प्रतीक चिन्ह है, तो ये जो प्रतीक चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह, इसमें क्या क्या शामिल था, तो उसको अभी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले ये जो प्रतीक चिन्ह था इसका अनावरण किसने किया था। तो इसका अनावरण किया था आपके मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने। ठीक है, विष्णुदेव साय जी ने इसका क्या किया था, अनावरण किया था प्रतीक चिन्ह का। और यहाँ पे जो है आपके अतिथि कौन कौन थे, तो उसको आपको यदि देखना है तो अतिथि आपको याद रखना है कि जब इसका समापन समारोह हुआ तो 5 तारीख को लास्ट हुआ, तो 5 तारीख को इसका समापन समारोह हुआ, कहाँ पे हुआ, तो दंतेवाड़ा में हुआ। ये आपको याद रखना है, ये महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि समापन समारोह बस्तर पंडुम का कहाँ हुआ, तो दंतेवाड़ा में हुआ। अब दंतेवाड़ा में हुआ कितना तारीख को, 5 अप्रैल को। तो अतिथि कौन था, तो अमित शाह जी, जो केंद्रीय आपके गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, वो यहाँ पे क्या आए थे, शामिल हुए थे, जो कि अतिथि थे समापन समारोह के दिन। और जो आप समापन समारोह मतलब कि आपका संभाग स्तर हो गया 5 अप्रैल वाला। अब इससे पहले हुआ था जिला स्तर, तो जिला स्तर में आपका जो है कौन था यहाँ पे अतिथि, तो केदार कश्यप जी। जो केदार कश्यप जी हैं हमारे वन मंत्री, वो क्या थे यहाँ पे, जो वन मंत्री हैं हमारे केदार कश्यप जी, वो जिला स्तर पर क्या थे, यहाँ पे अतिथि बन करके आए थे। तो इतना आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखें, यहाँ पे कि प्रतीक चिन्ह में क्या क्या शामिल है। तो यहाँ पे हम लोग क्रम वाइज समझेंगे क्या क्या यहाँ पे शामिल है। ठीक है, प्रतीक चिन्ह में सबसे पहले तो बस्तर में यदि आप लोग जाएंगे तो आपको एक नदी देखने को मिलेगा, जो कि है बस्तर की जीवन रेखा इंद्रावती नदी। तो इंद्रावती नदी को इसमें शामिल किया गया है, पहला चीज। ठीक है, वहीं चित्रकूट का जो जलप्रपात है, जो कि आपका कहाँ है, चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी में, इसको भी यहाँ पे शामिल किया गया है।
तीसरा, जो राजकीय पशु है आपका वन भैंसा, उसको शामिल किया गया है, और जो पहाड़ी मैना है उसको शामिल किया गया है। तो इतना आपको समझ में आ गया, पहाड़ी मैना। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा कि प्रतीक चिन्ह में कौन कौन से जीव को शामिल किया गया है, तो वन भैंसा और पहाड़ी मैना। कौन कौन सा आपका प्राकृतिक जो नेचर का है संबंधित, उसको शामिल किया गया है, तो इंद्रावती नदी और चित्रकूट जलप्रपात। वहीं यदि पूछा जाएगा कौन कौन सा वाद्य यंत्र यहाँ पे, तो तुरही और एक आता है आप लोगों का ढोल। ठीक है, तो तुरही और ढोल वाद्य यंत्र को शामिल किया गया है। तो प्रतीक चिन्ह में क्या क्या थे वो मैं आपको बता रहा हूँ। इंद्रावती नदी था, चित्रकूट जलप्रपात था, वन भैंसा था, पहाड़ी मैना था, तुरही और ढोल यहाँ पे वाद्य यंत्र थे ये दोनों। ठीक है, तो ऐसे आपको कंबाइन करके याद रखना है, तुरही और ढोल वाद्य यंत्र को शामिल किया गया था। पेय पदार्थ में यदि आप लोग देखेंगे, सॉरी पेड़ वाले देखेंगे, पेड़ कौन कौन सा वृक्ष शामिल किया गया था, तो आपका सल्फी का वृक्ष और ताड़ी का वृक्ष। ठीक है, ताड़, जो आपका ताड़ी जिससे बनता है, तो ताड़ और सल्फी इन दोनों पेड़ों को भी इसमें शामिल किया गया था। और एक था आप लोगों का बाइसन हॉर्न मुकुट। ठीक है, जो गौर नृत्य करते हैं तो जो पहनते हैं बाइसन हॉर्न मुकुट, बाइसन हॉर्न मुकुट, उसको यहाँ पे शामिल किया। तो कितना चीज था, इंद्रावती नदी, चित्रकूट जलप्रपात, वन भैंसा, पहाड़ी मैना, तुरही और ढोल, सल्फी और ताड़ी और बाइसन हॉर्न। तो यहाँ से आपको कैसे याद रखना है कि वाद्य यंत्र में तुरही और ढोल था, जीव में वन भैंसा और पहाड़ी, पेड़ में सल्फी और ताड़ी, और इंद्रावती और चित्रकूट जलप्रपात ये दोनों शामिल थे, और बाइसन हॉर्न आपका जो यहाँ पे क्या है मुकुट है उसको शामिल किया गया था। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो बस्तर पंडुम में जिला स्तरीय मुख्य अतिथि कौन थे, तो जिला स्तर पर जो है आपके कौन थे, केदार कश्यप जी थे। वहीं हम लोग देखें संभाग स्तरीय या फिर समापन समारोह में अमित शाह जी थे। ठीक है, चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, बस्तर पंडुम 2025 के संभाग स्तरीय मुख्य अतिथि कौन थे, तो अमित शाह जी थे। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, बस्तर पंडुम 2025 का समापन समारोह कहाँ किया गया, तो अभी हम लोग देखे हैं इसको दंतेवाड़ा में किया गया। कब किया गया, तो 5 अप्रैल को किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, बस्तर पंडुम 2025 का समापन समारोह कब किया गया, तो 5 अप्रैल को किया गया, 5 अप्रैल 2025। अगला क्वेश्चन है यहीं से, बस्तर पंडुम 2025 के लोगों का अनावरण किसके द्वारा किया गया, तो विष्णुदेव साय जी के द्वारा किया गया था इसको। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, बस्तर पंडुम 2025 के लोगों के संबंध में सत्य कथन है, तो इसमें बस्तर के लोक जीवन को जीवंत रूप में प्रदर्शित किया गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इतना आपको याद रखना है, ये जो क्वेश्चन है इसको याद करना है कि यहाँ पे जो है बस्तर के लोक जीवन को जीवंत रूप में प्रदर्शित किया गया है, उनकी सांस्कृतिक पहचान से गहराई से जुड़ा हुआ है। यह जो बस्तर पंडुम का लोगो है, मतलब प्रतीक चिन्ह जो है वो, ठीक है, सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा हुआ है। इसके माध्यम से सरल, सहज और उम्मीद से भरे अद्वितीय बस्तर को आसानी से समझा और जाना जा सकता है। तो ये बिल्कुल सही है, ये तीनों सत्य कथन है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप लोग स्टार लगा लीजिए। तो लोगों के संबंध में सत्य क्या है, जीवंत रूप में प्रदर्शित किया गया है लोक जीवन को बस्तर के, और उसका सांस्कृतिक पहचान गहराई से इसमें जुड़ा हुआ है, और ये जो है इसके माध्यम से सरल, सहज और उम्मीद से भरे हुए अद्वितीय बस्तर को आसानी से समझा और जाना जा सकता है। तो आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है आपका, बस्तर पंडुम 2025 के लोगों में शामिल किए गए पेड़ नहीं है, तो कौन कौन सा शामिल किया गया है, तो सल्फी किया गया है और ताड़ी किया गया है, तो साल को नहीं किया गया। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऐसा क्वेश्चन बनेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, बस्तर पंडुम 2025 के लोगों में शामिल किए गए वाद्य यंत्र हैं, तो कौन कौन सा है, तुरही है और ढोल है। तो याद रखना है ढोल है, ढोलक नहीं है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, बस्तर पंडुम 2025 के लोगों में शामिल किए गए हैं, तो क्या क्या शामिल किया गया है, तो इंद्रावती नदी को किया गया है, चित्रकूट जलप्रपात को किया गया है, वन भैंसा को, पहाड़ी मैना को और बाइसन हॉर्न को। तो आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, बस्तर पंडुम 2025 के संबंध में सत्य कथन है, तो अमित शाह ने घोषणा किया है इस दिन, ये कुछ घोषणाएं हैं, इसको आपको याद रखना है कि बस्तर पंडुम उत्सव को अगले वर्ष जो है मोदी सरकार 12 श्रेणियों में मनाएगी। तो अभी हम लोग देखें कि 7 श्रेणी इसमें शामिल था, 7 विधाओं में इसको क्या किया गया था, आयोजित किया गया था। तो इसको अब 12 श्रेणियों में अगले साल मनाया जाएगा, और देश भर के आदिवासी कलाकार इसमें क्या होंगे, शामिल होंगे। अभी तो केवल बस्तर संभाग के थे, छत्तीसगढ़ के। अब अगले साल क्या होगा, पूरे देश भर के जितने भी आदिवासी हैं वो लोग यहाँ पे आकर के शामिल होंगे। अमित शाह ने घोषणा किया है कि जो गांव नक्सलियों के आत्मसमर्पण में सहयोग करेंगे उन्हें नक्सली मुक्त गांव घोषित कर 1 करोड़ रुपए की जो है विकास निधि दी जाएगी। तो ये भी आपको याद रखना है, कितना का विकास निधि दिया जाएगा, नक्सल मुक्त गाँव होने पर 1 करोड़ रुपए का यहाँ पे विकास निधि दिया जाएगा, नक्सल मुक्त ग्राम होने पर। मान के चलिए कोई ग्राम नक्सल है,
से प्रभावित है, जैसे दंतेवाड़ा, तो दंतेवाड़ा को यदि मान के चलिए नक्सल मुक्त बन जाएगा तो इसको 1 करोड़ रुपए का जो है विकास निधि दिया जाएगा गांव को विकास के लिए। अब राज्य के मुख्यमंत्री ने बस्तर पंडुम के बुकलेट का विमोचन किया है, ये याद रखना है, बुकलेट का विमोचन किसने किया है, तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने। तो आंसर होगा उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना जो घोषणा है इसको भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, बस्तर पंडुम 2025 में जनपद स्तर पर विजेता दलों को कितना रुपए प्रोत्साहन राशि दिया जाता था, तो 10,000 रुपए। ठीक है, 10,000 रुपए जनपद स्तर पर। वहीं जिला स्तर पर जब हम लोग देखेंगे तो जिला स्तर पर विजेता दलों को 20,000 रुपए। ठीक है, 20,000 रुपए। वहीं अब हम लोग देखेंगे संभाग स्तर पर, तो बस्तर पंडुम 2025 के संभाग स्तर के राशि के संबंध में सत्य कथन है। तो प्रथम पुरस्कार 50,000, द्वितीय पुरस्कार 30,000, तृतीय पुरस्कार 20,000 और शेष प्रतिभागी दलों को प्रोत्साहन राशि 5,000। ये गलत है, ये कितना दिया जाता था, तो 10,000 रुपए दिया जाता था। तो क्या पूछा है, सत्य कथन है। तो देखिए इसमें जो है सत्य कथन कौन कौन सा है, 1 2 3 तीनों है, ये असत्य होना चाहिए, क्वेश्चन में मिस्टेक है, ये असत्य होना चाहिए। असत्य कथन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इसका असत्य है। यहाँ पे जो है ये 10,000 होना चाहिए। चलिए अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, बस्तर पंडुम 2025 के संभाग स्तर में आदिवासी वाद्य यंत्र की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो देखिए आपका जो है हम लोग देखिए 7 विधाओं में आपका आयोजित किया गया था। तो मुख्य जितने भी विधा हैं जिनमें विनर हैं उनको आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे कि आपका एक विधा था आप लोगों का आदिवासी वाद्य यंत्र, जनजातीय वाद्य यंत्र के संबंध में। तो इस श्रेणी में जो है प्रथम पुरस्कार किसने प्राप्त किया है, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपका जो आदिवासी वाद्य यंत्र है उसमें कौन विनर रहा है। तो इसको आपको याद रखना है कि कोयली बेड़ा, जो कांकेर का कोयली बेड़ा ब्लॉक है, यहाँ के प्रतिभागी यहाँ पे क्या रहे हैं, विनर रहे हैं। ठीक है, तो विनर्स को भी आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है बस्तर पंडुम में, क्योंकि यहाँ से जो है महत्वपूर्ण तथ्य आपका जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो जितने भी विनर हैं उनको आपको याद रखना है, 7 विधा में अलग अलग विनर हैं उनको याद रखना है। तो आदिवासी वाद्य यंत्र में कांकेर के कोयली बेड़ा ब्लॉक के प्रतिभागी यहाँ पे क्या हुए हैं, प्रथम आए हैं। प्रथम को ही बस याद रखना है आपको। ठीक है, बस्तर पंडुम 2025 के संभाग स्तर में पेय पदार्थ और व्यंजन में, तो जनजातीय पेय पदार्थ और व्यंजन श्रेणी में कौन यहाँ पे आपका जीता है, तो जय बूढ़ादेव, बीजापुर का जय बूढ़ादेव समूह जो है यहाँ पे क्या हुआ है, जीता है। तो प्रथम यहाँ पे कौन आया है, प्रथम स्थान, तो पेय पदार्थ में आपका जो है जय बूढ़ादेव समूह बीजापुर से इसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि संभाग स्तर में जो है बस्तर पंडुम के संभाग स्तर में जनजातीय गीत में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है, तो जनजातीय गीत में आपको ध्यान में रखना है किसने यहाँ पे, तो हेमलता कलंग एवं साथी ने। ठीक है, तो हेमलता कलंगा एवं साथी ने यहाँ पे क्या किया है, प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो गीत में कौन है, तो हेमलता कलंगा एवं साथी, इतना आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, संभाग स्तर में जनजातीय शिल्प एवं चित्रकला प्रदर्शन में, तो जनजातीय शिल्प एवं चित्रकला प्रदर्शन में कौन आ जाएगा आपका, तो बलदेव मंडावी एवं साथी ने यहाँ पे क्या किया है, जनजातीय शिल्प एवं चित्रकला प्रदर्शन में आपका प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वहीं यदि हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, यहाँ पे जनजातीय नाट्य कौशल में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है, तो कोर्रम एवं साथी ने। तो कोर्रम एवं साथी ने जो है यहाँ पे क्या किया है, जनजातीय नाट्य कौशल में प्रथम स्थान प्राप्त किया है बस्तर पंडुम 2025 में। तो जितने भी हैं ये संभाग स्तर के हैं। चलिए अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका, बस्तर पंडुम में आपको एक और चीज याद रखना है कि यहाँ पे कुल कितने कलाकार शामिल हुए थे, तो 47,000 जो है कलाकार यहाँ पे शामिल हुए थे। और कितने ग्राम पंचायतों से आए हुए थे, तो 1885 ग्राम पंचायतों से जो है कलाकार आए हुए थे। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार 2025 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 8 अप्रैल से लेकर के 31 मई 2025 तक। अब यहाँ पे इसके बारे में आपको जानना है कि सुशासन तिहार जो है इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य में यदि आप लोग देखें तो 3 उद्देश्य है इसका, 3 से 4 उद्देश्य। पहला तो कि जो सामान्य जनता है, सामान्य जनता उनका जो भी समस्या है उसको समय के साथ में निराकरण करना या फिर हल करना, समय के साथ में हल करना। दूसरा, जो भी सरकार का या फिर शासन का जन कल्याणकारी योजना है, मतलब कि जनता के कल्याण के लिए चलाया जाने वाला जो भी योजना है उसका क्रियान्वयन जो है सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, इसका समीक्षा करना, सही तरीके से इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है कि नहीं, उसका समीक्षा करना है। जैसे आप लोगों का मनरेगा चलता है योजना, मनरेगा वाला,
तो उसके लिए जो है आप लोग क्या करते हैं, सामाजिक अंकेक्षण करते हैं कि सही तरीके से चल रहा है कि नहीं। वैसे ही सरकार के द्वारा जो भी जन कल्याणकारी योजना है उसका सही तरीके से क्रियान्वयन किया जा रहा है कि नहीं, उसके लिए यहाँ पे क्या किया जाएगा, समीक्षा किया जाएगा। तीसरा, जो भी विकास कार्य है उसको गति यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। मान के चलिए यहाँ पे हम लोगों को किसी भी समुदाय का क्या करना है, आर्थिक विकास करना है, तो आर्थिक विकास को और कैसे तेजी से हम लोग कर सकते हैं उसका यहाँ पे हम लोगों को तरीका देखना है। तो विकास की गति को हम लोगों को बढ़ाना है। तो सुशासन तिहार में ये सब उद्देश्य हैं। और जो सुशासन तिहार होगा इसमें मोस्टली इसका एक हम लोग यदि फंडामेंटल तौर पर समझें तो होगा क्या, तो जो भी शासन और प्रशासन है, शासन और प्रशासन ये क्या करेंगे, जनता के साथ मिलेंगे, जनता से, और इनकी समस्याओं का क्या करेंगे, हल करेंगे, समस्याओं का हल करेंगे। ठीक है, तो शासन मतलब कि आपका हो जाता है क्या, सरकार, जो भी आपके मंत्री वगैरह हैं वो, और मंत्री विधायक इसमें आ जाएंगे शासन में। और यहीं हम लोग देखेंगे तो आपके जो है यहाँ पे प्रशासन, तो प्रशासन में कौन आ जाएगा आपका, तो जो भी कलेक्टर वगैरह हैं, ये अधिकारी सब। ठीक है, तो शासन और प्रशासन क्या करेंगे, जनता से मिलेंगे, इनका जो है जो भी समस्या है उसका आवेदन लेंगे, जनता से क्या लेंगे, आवेदन, एप्लीकेशन लेंगे कि आपका क्या समस्या है। तो सुशासन तिहार के अंतर्गत क्या किया जाएगा, जनताओं, जितने भी सामान्य जनता है उसका जो समस्या है उसको समय के साथ में हल किया जाएगा, पहला उद्देश्य। तो उसी को यहाँ पे शासन और प्रशासन जनता से सीधा मिलेगा और उनके समस्याओं का हल करेगा। कैसे, तो ये जो जनता है वो अपनी समस्याओं को आवेदन के फॉर्म में लिख करके किसको देगा, इनको देगा, शासन और प्रशासन को। फिर ये शासन और प्रशासन क्या करेंगे, उसका हल खोजेंगे, और इस हल को जो है वो लोग फिर से इस जनता को देंगे। ठीक है, तो इसीलिए जो है आपका ये जो सुशासन तिहार है इसको 3 चरणों में बांटा गया है। ये जो आपका 8 से 31 मई तक है, 8 अप्रैल से 31 मई, इसको 3 चरणों में बांटा गया है। पहला है आप लोगों का 8 अप्रैल से लेकर के कब तक, तो 8 अप्रैल से आपका 11 अप्रैल तक ये चलेगा, पहला 8 अप्रैल से 11 अप्रैल तक। फिर दूसरा आप लोगों का कब से, ये पहला चरण, दूसरा चरण 12 अप्रैल से लेकर के 4 मई तक। ठीक है, ये अप्रैल है। तीसरा चरण 5 मई से लेकर के आपका जो है 31 मई तक। अब देखिए मैंने क्या बोला, सबसे पहले चरण में कि जो भी जनता है वो अपना समस्या का आवेदन देगा, तो पहले चरण में आवेदन लिया जाएगा जनता से। ठीक है, 8 से 11 अप्रैल को। और दूसरे चरण में क्या किया जाएगा, 12 अप्रैल से 4 मई तक इस आवेदन में जो भी समस्या है उसका हल खोजा जाएगा। तो हल हम लोग खोजेंगे यहाँ पे। अब इस हल को जो है क्या करेंगे, हम लोग उसी जनता को देंगे जिसने यहाँ पे आवेदन किया है। किसी का कोई समस्या है तो उसका हल हम लोग जो है 5 मई से लेकर के 31 मई के बीच में देंगे। कैसे, तो शिविर लगा करके, शिविरों का यहाँ पे क्या किया जाएगा, आयोजन किया जाएगा। और इस शिविर में जो है जो व्यक्ति आवेदन किया है वो यहाँ पे उपस्थित होगा, और वो जो समस्या का यहाँ पे आवेदन दिया था उसका हल यहाँ पे उसको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये 3 चरणों में आपका सुशासन तिहार मनाया जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं इससे संबंधित। तो छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार 2025 का आयोजन कितने चरणों में किया गया है, तो 3 चरणों में। हम लोग देख लिए हैं कौन कौन सा चरण है। 8 से 11 अप्रैल, ठीक है, 8 से 11 अप्रैल, फिर 12 अप्रैल से लेकर के 4 मई, फिर आपका 5 मई से लेकर के 31 मई तक। अब अगला हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार 2025 के संबंध में सही सुमेलित है। तो पहला चरण 8 अप्रैल से 11 अप्रैल, दूसरा चरण आपका 12 अप्रैल से 4 मई, तीसरा चरण आपका 5 मई से 31 मई। तो तीनों सही हैं, तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा, सही सुमेलित। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका सुशासन तिहार 2025 के उद्देश्य हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है, आम जनता की समस्याओं का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करना। दूसरा, शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करना। ये दोनों सही हैं। ठीक है, अब आम जनता, जनप्रतिनिधि और विभिन्न सामाजिक संगठनों से सीधा संवाद स्थापित करना। तो वही जो मैंने आपको बताया कि जो शासन और प्रशासन है वो जनता से क्या करेगा, सीधा उनका जो है यहाँ पे समस्या को लेगा और उसका हल करेगा। तो उसी को बोला गया है आम जनता, जनप्रतिनिधि और जितने भी सामाजिक संगठन हैं उनसे सीधा संवाद किया जाएगा, और यहाँ पे क्या किया जाएगा, उनका हल उनको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये भी इसका उद्देश्य है। तो उपरोक्त सभी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका सुशासन तिहार 2025 के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। तो इसके माध्यम से शासन प्रशासन सीधे आम जनता से जुड़कर उनकी समस्याओं का समयबद्ध ढंग से सुलझाने का कार्य करेंगे। तो ये पहला सही होगा। दूसरा, इसके पहले चरण में आम जनता से आवेदन प्राप्त किए जाएंगे और द्वितीय चरण में आवेदनों का निराकरण किया जाएगा। तो ये भी सही होगा। 8 से 11 अप्रैल तक क्या करेंगे हम लोग, तो आवेदन लेंगे, और 12 अप्रैल से 4 मई तक क्या करेंगे, द्वितीय चरण में आवेदनों का हल खोजेंगे, मतलब निराकरण करेंगे। तीसरे चरण में और अंतिम चरण में क्या करेंगे,
समाधान जो शिविर है उसका आयोजन करेंगे और जो भी हल रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, जनता को देंगे। तो ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए छत्तीसगढ़ में मनरेगा मजदूरी में कितने रुपए की बढ़ोतरी की है। तो आप लोग जान रहे हैं 243 रुपये आप लोगों का 2024-25 वित्तीय वर्ष में था। अभी आप लोगों का 2025-26 वित्तीय वर्ष के लिए कितना कर दिया गया है, 261। तो कितना का अंतर आया यहाँ पे, 43 से 61 जाएंगे तो यहाँ 750, तो 18 रुपये का आपका यहाँ पे क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने 2025-26 के लिए छत्तीसगढ़ में मनरेगा मजदूरी दर में कितने रुपए की बढ़ोतरी की है, तो 18 रुपये। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 18 रुपये का वृद्धि किया है। और अगला क्वेश्चन है इसी से संबंधित कि 25-26 में छत्तीसगढ़ में मनरेगा मजदूरी दर कितनी है, तो कितना है, तो 261 रुपये है। ठीक है, 261 रुपये है। तो यहाँ पे यदि हम लोग इससे पहले जो क्वेश्चन था इसमें और कुछ समझें तो इसमें देखते हैं, इसमें ठीक है, तो इसी में आपका जो है 261 रुपये वर्तमान में है। इससे पहले कितना था, तो 243, ये 2024-25 का है। और यदि हम लोग देखें हाईएस्ट जो है 2025-26 में कहाँ है, तो ये तो अभी छत्तीसगढ़ का 225-26 का है, 2025-26 वित्तीय वर्ष का छत्तीसगढ़ का। तो हाईएस्ट जो है भारत में किसका है, तो हरियाणा का है। ठीक है, हरियाणा का कितना है, 400 रुपये प्रतिदिन 2025-26 वित्तीय वर्ष के लिए। और यदि हम लोग देखें औसत कितना है, तो औसत आपका भारत में कितना है, 370 रुपये। तो 370 रुपये जो है इसका औसत है भारत में। जो मनरेगा मजदूरी दर है 2025-26 के लिए, वो औसत कितना है, तो 370 रुपये। तो इतना आपको याद में रखना है कि 2024-25 में छत्तीसगढ़ का 243 था, अभी 261 हो गया है। हरियाणा का सबसे अधिक है 400 रुपये, और सबसे कम जो है औसत कितना है, तो आपका औसत है 370 रुपये भारत में। ठीक है, 2025-26 वित्तीय वर्ष के लिए। अगला है छत्तीसगढ़ में मनरेगा मजदूरी दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो वृद्धि कितना का हुआ है छत्तीसगढ़ में, तो 7.41% का वृद्धि हुआ है। देखिए 243 में आपका कितना, 18 रुपये बढ़ा, तो 243 का हम लोग प्रतिशत निकालेंगे, ना कि 261 से। ठीक है, तो ये गलती हो जाता है। तो 243 नीचे रखेंगे, इंटू में 100 करेंगे, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 7.41%। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो वृद्धि कितना हुआ, प्रतिशत कितना वृद्धि हुआ, 7.41। वहीं सबसे कम जो आपका वृद्धि हुआ है वो कितना है, 2.33%। किसका, तो आंध्र प्रदेश में सबसे कम जो है वृद्धि हुआ है मनरेगा मजदूरी दर में। वहीं सबसे अधिक किसका हुआ है, तो 7.48%। ये किसका, ओडिशा का। तो उड़ीसा का जो है सबसे अधिक जो है वृद्धि हुआ है। यदि प्रतिशत वृद्धि देखेंगे तो 7.48% सबसे अधिक है भारत में। सबसे अधिक उड़ीसा का हुआ है 2025-26 में। 2025-26 वित्तीय वर्ष में मनरेगा मजदूरी में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक किसका है, ओडिशा का। सबसे कम किसका है, आंध्र प्रदेश का। ओडिशा का कितना है, 7.48। आंध्र प्रदेश कितना है, 2.33। छत्तीसगढ़ का कितना है, 7.41। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, छत्तीसगढ़ के किस जिले का बड़े सेट्टी गांव छत्तीसगढ़ का पहला नक्सल मुक्त गांव बना है। तो ये महत्वपूर्ण है, बड़े सेट्टी गांव। ये जो है आपका सुकमा जिला का गांव है। अब देखिए यहाँ पे एक तो है कि बड़े सेट्टी गांव कौन से जिले के अंतर्गत आता है, तो सुकमा जिले के अंतर्गत। अब यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि जो आपकी अमित शाह जी हैं उन्होंने क्या किया है, घोषणा किया है। कब, तो बस्तर पंडुम के समय 2025 में। तो बस्तर पंडुम में उन्होंने घोषणा किया जो भी नक्सल मुक्त गांव रहेगा उसको 1 करोड़ रुपए का जो है विकास निधि दिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी घुमा करके पूछा जा सकता है कि किस गांव को 1 करोड़ रुपए का विकास निधि दिया जाएगा, तो बड़े सेट्टी गांव को दिया जाएगा जो कि सुकमा जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये जो है छत्तीसगढ़ का पहला नक्सल मुक्त गांव बन गया है, बड़े सेट्टी गांव। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, केंद्र सरकार ने कब तक देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का संकल्प रखा है। तो इसका टारगेट कब तक का है केंद्र सरकार का, तो 31 मार्च 2026 तक का यहाँ पे टारगेट रखा गया है कि देश को जो है नक्सलवाद से क्या कर दिया जाएगा, मुक्त कर दिया जाएगा। तो याद रखेंगे, टारगेट वाला क्वेश्चन फेवरेट रहता है एग्जाम में। 31 मार्च 2026 तक का टारगेट रखा गया है। अब छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान NIFT के नए परिसर की स्थापना की मंजूरी दी है। तो देखिए कहाँ पे मंजूरी दिया गया है NIFT के लिए, तो आपको ध्यान में रखना है कि NIFT के लिए नया परिसर जो है कहाँ, नया रायपुर में बनेगा। तो नया रायपुर में बनेगा NIFT का नया परिसर, जो कि देश का 18वां क्रम का परिसर होने वाला है। ठीक है, इससे पहले भी जो है 17 परिसर बन चुके हैं भारत में। ये जो है देश का 18वां NIFT मतलब कि राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान का परिसर होने वाला है, जो कि छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में स्थापित होगा।
देश का 18वां क्रम का, इससे पहले 17 बन चुके हैं। अब इसके लिए जो है लागत कितना है, तो आपको याद रखना है कि इसका लागत जो है 271 करोड़ लगभग है, 271.2 करोड़। ठीक है, तो इसका अनुमानित लागत कितना है, यदि क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि एनआईएफटी का लागत कितना है, तो 271.2 करोड़ रुपए है। इससे फायदा क्या होगा, तो इसके अंतर्गत क्या होता है, जो आपका केंद्रीय मतलब कि राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, तो आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे फैशन है नाम में, तो इसके अंतर्गत होता क्या है कि जो आपका फैशन से संबंधित जो फैशन डिजाइन होता है, आपका फैशन डिजाइन, साथ ही साथ आप लोगों का जो है टेक्सटाइल डिजाइन, ठीक है, और आपका जो है फैशन प्रबंधन मतलब कि मैनेजमेंट, साथ ही साथ फैशन टेक्नोलॉजी क्या बोलना चाहिए, प्रौद्योगिकी, इस क्षेत्र में ये क्या करेगा, आपको फैशन डिजाइन के लिए, टेक्सटाइल डिजाइन के लिए, फैशन प्रौद्योगिकी के लिए और फैशन क्या प्रबंधन के लिए आपको क्या दिएगा, यहाँ पे ये डिग्री देगा। तो आपको याद रखना है कि यदि आपके पास ये डिग्री है तो आप लोग फैशन डिजाइन के क्षेत्र में जा सकते हैं, फैशन प्रबंधन के क्षेत्र में, टेक्सटाइल डिजाइन, फिर फैशन प्रौद्योगिकी, इन सब क्षेत्र में आप लोग जा सकते हैं। जैसे इंजीनियरिंग डिग्री होता है वैसे इन सब का भी डिग्री होता है। तो यहाँ पे आपको जो है ये डिग्री प्रोवाइड करेगा, स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों का। ठीक है, तो आपके लिए यहाँ पे यह एक महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट खुल रहा है। कहाँ, तो नवा रायपुर में। साथ ही साथ यहाँ से अब क्या हो जाएगा, नया रायपुर में ये खुलेगा, तो जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि ये जब भी खुल जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ के लोग क्या हो जाएंगे, फैशन के क्षेत्र में यहाँ पे एजुकेटेड हो जाएंगे, फैशन के क्षेत्र में। तो यहाँ पे जो है जाहिर सी बात है कि आपका जो है टेक्सटाइल, जो भी आपका कंपनी होगा, टेक्सटाइल कंपनी, उसको यहाँ पे क्या होगा, उसका यहाँ पे अधिक विकास होगा। ठीक है, तो बाद में ये क्या बन सकता है, एक तरीके से आपका जो रायपुर है, नवा रायपुर, वो फैशन और टेक्सटाइल उद्योग का क्या हो सकता है, हब भी बन सकता है बाद में। ठीक है, किसके कारण, तो राष्ट्रीय नेशनल मतलब कि राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के कारण क्या हो जाएगा, ये टेक्सटाइल और फैशन डिजाइन का बाद में क्या बन सकता है, हब भी एक बन सकता है, मतलब केंद्र बन सकता है भविष्य में। तो ये जो है यहाँ पे संभावना लगाया जा रहा है। चलिए अब अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं इसी संबंधित। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईएफटी के नए परिसर की स्थापना के लिए लागत कितना है, तो 271.18 करोड़। मैंने आपको बताया 271 लगभग 2 करोड़ है, तो ये 2 जो है 18 करोड़ है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईएफटी के नए परिसर के संबंध में सत्य कथन है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे 18वां परिसर है ये देश का। वहीं इससे क्या हो जाएगा, फैशन डिजाइन, टेक्सटाइल डिजाइन और फैशन प्रबंधन और फैशन प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्र में स्नातक और स्नातकोत्तर के कार्यक्रम प्रदान किए जाएंगे, मतलब डिग्री आपको यहाँ पे दिया जाएगा। इसकी स्थापना से नया रायपुर को जो है फैशन और टेक्सटाइल का उद्योग का एक जो है प्रमुख केंद्र बनने का अवसर मिलेगा भविष्य में। ठीक है, तो ये भी आपका सही है। तो इसके संबंध में सत्य कथन क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में रिसर्च पार्क की स्थापना के लिए एमओयू हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दंतेवाड़ा में जो है ये एमओयू हुआ है, मतलब कि समझौता हुआ है दंतेवाड़ा के साथ में। तो रिसर्च पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा, दंतेवाड़ा में। समझौता किसके किसके बीच हुआ है, आईआईटी भिलाई और दंतेवाड़ा जिला प्रशासन के बीच में। अब इससे फायदा क्या होगा दंतेवाड़ा जिला प्रशासन को, तो यहाँ पे जो भी लोकल आपके क्या हैं उद्योग, जो भी हैं उद्योग, उनको तकनीकी वृद्धि मिलेगी। तकनीकी वृद्धि कैसे, तो मान के चलिए आईआईटी भिलाई में कोई यहाँ पे मान के चलिए यहाँ उद्योग है, इसको कोई भी यहाँ पे समस्या आता है तो क्या करेगा, तुरंत यहाँ पे भेजेगा आईआईटी भिलाई में। यहाँ जो भी प्रोफेसर रहेंगे, जो भी इंजीनियर रहेंगे, वो इसका समाधान खोजेंगे और जल्दी से इसको भेजेंगे। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे जो उद्योग है उसका जल्दी से क्या होगा, विकास होगा। और ये लोग जो है आसपास के जो यहाँ पे उद्योग है उनके साथ क्या कर सकेंगे, ये लोग कंपटीशन या फिर प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे। तो इसलिए जो है इन दोनों के बीच में समझौता हुआ है। कहाँ पे ये रिसर्च पार्क की स्थापना की जाएगी, दंतेवाड़ा में। और ये जो समझौता है वो कब हुआ है, तो ये जो है रायपुर में आयोजित आपका जो छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुआ था। ठीक है, छत्तीसगढ़ इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव जो आपका हुआ था रायपुर में, वहाँ पे जो है ये समझौता हुआ है आईआईटी भिलाई और दंतेवाड़ा जिला प्रशासन के बीच में। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। और किसको ध्यान में रखते हुए यह समझौता किया गया है, तो विजन विकसित भारत 2047, तो इसको ध्यान में रखते हुए जो है यह समझौता हुआ है आईआईटी भिलाई और दंतेवाड़ा
जिला प्रशासन के बीच में, ठीक है, दंतेवाड़ा जिला प्रशासन के बीच में, विजन विकसित भारत 2047 को ध्यान में रखते हुए। अब अगला क्वेश्चन इसी संबंधित है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला में रिसर्च पार्क की स्थापना के लिए दंतेवाड़ा जिला प्रशासन और किसके मध्य एमओयू हुआ है? तो आपका जो है IIT भिलाई के मध्य में, दंतेवाड़ा जिला प्रशासन और IIT भिलाई के मध्य में। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कहाँ विजन विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव आयोजित किया गया था? तो विजन विकसित भारत 2047 को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया था? तो मैंने अभी बताया आपको, रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव में आपका ये समझौता हुआ है। किसको ध्यान में रखते हुए? तो विजन विकसित भारत 2047 को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2024-25 में जीएसटी राजस्व वृद्धि दर में छत्तीसगढ़ का पूरे देश में कौन सा क्रम है? अब देखिए, जीएसटी जो रहता है वो छत्तीसगढ़ के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास अभी जो है 2024-25 का जीएसटी आ चुका है, इसका हम लोग जीएसटी संग्रह कर चुके हैं, ठीक है। अभी 2025-26 वित्तीय वर्ष चल रहा है, इसका हम लोगों के पास अभी कोई भी डाटा नहीं है, लेकिन इसका हमारे पास आ चुका है। कितना है? 16,390 करोड़ हमको जीएसटी प्राप्त हुआ है। जितना भी राजस्व है वो हमको प्राप्त हुआ है, जीएसटी राजस्व वृद्धि दर। तो कितना है हमारा जीएसटी? इतना। अब इसमें जो है राज्य का कुल कितना करोड़ का जीएसटी राजस्व प्राप्त हुआ है? 16,390 करोड़, जो कि वर्ष 2023-24 यदि हम लोग देखें वित्तीय वर्ष, तो इस समय जितना भी प्राप्त हुआ था, यहाँ पे मान के चलिए कोई भी अमाउंट है, उससे ये जो 16,390 करोड़ है, ये कितना अधिक है? तो 18% अधिक है। और इतना सबसे ज़्यादा वृद्धि करने वाला जो छत्तीसगढ़ है वो पूरे देश में पहला है, ठीक है। मतलब ये सबसे ज़्यादा वृद्धि किसमें हुआ है? छत्तीसगढ़ में हुआ है। ये जो वृद्धि है वो दूसरे राज्यों में 18% वृद्धि नहीं हुआ है। इसलिए पूरे देश में छत्तीसगढ़ जो है राजस्व वृद्धि दर में कितना है? जीएसटी राजस्व वृद्धि दर में पहला स्थान पर है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। कितना का वृद्धि हुआ है? 18% का वृद्धि हुआ है। अगला क्वेश्चन इसी से संबंधित है। क्या पूछा गया है? छत्तीसगढ़ के राजस्व संग्रह में वित्तीय वर्ष 2024-25 में कितने प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है? तो कितने प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है? तो 18%। किसके कंपैरिजन में? 2023-24 वित्तीय वर्ष के कंपैरिजन में। 2023-24 में जितना भी जीएसटी राजस्व आया था उससे 18% अधिक हमारे 2024-25 में प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका, वित्तीय वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ का खनिज राजस्व कितने करोड़ रुपए रहा है? तो छत्तीसगढ़ का जो खनिज राजस्व है वो कितना रहा है अभी? तो 14,195 करोड़ रुपए रहा है। अब अभी हम लोग देखे हैं कि आपका जो है जीएसटी राजस्व कितना रहा है, तो याद करते हुए चलेंगे 16,390 करोड़ रुपए। वहीं आपका खनिज राजस्व कितना रहा है हमारा? तो खनिज राजस्व आपका 14,195। तो कैसे याद करें? 14 और 19 में डिफरेंस कितना है? 5। तो 14, 19, 5 ऐसे करके याद कर सकते हैं। तो खनिज राजस्व कितना प्राप्त हुआ है? 14, 19, 5। अब ये जो है पिछले वर्ष की तुलना में कितना अधिक है? तो 1400 करोड़ लगभग अधिक है। तो इसमें यदि हम लोग 1400 माइनस करते हैं तो पिछले वर्ष का कितना था? तो 5, 9, 11 में 4 गया तो आपका कितना आ जाएगा? 7। वहीं आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 में 1 गया तो 2, 1। तो 12,795 करोड़ पिछले वर्ष था। वर्ष 2023-24 का जो आपका है खनिज राजस्व वो कितना था? 12,795 करोड़। लेकिन 1400 करोड़ रुपए का भी वृद्धि हुआ है खनिज राजस्व में। कब? 2024-25 के वित्तीय वर्ष में। तो 2024-25 में हमारे छत्तीसगढ़ का खनिज राजस्व कितना करोड़ रुपए रहा है? तो 14,195 करोड़ रुपए। इससे पहले कितना था? तो 12,795 करोड़ रुपए यह था। तो वृद्धि कितना का हुआ है? तो 1400 करोड़ रुपए। तो क्वेश्चन यहीं से बनेगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2024-25 में विगत वर्ष की तुलना में खनिज राजस्व में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो अभी आप लोग देख पा रहे हैं 14,195 है। इसमें जो है कितना? पहले कितना था? 12,795 था। 1400 करोड़ रुपए का यहाँ पे क्या हुआ है? वृद्धि हुआ है। तो 1400 करोड़ जब यहाँ पे वृद्धि हो रहा है तो कितना प्रतिशत वृद्धि हो रहा है? तो 11% वृद्धि हो रहा है। कैसे निकालेंगे? तो 1400 करोड़ बटे में 12,795 करोड़ इंटू में 100। इसको जब आप लोग इक्वेट करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा, 11%। तो लगभग 11% का आपका यहाँ पे वृद्धि अनुमानित है।
तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इतना वृद्धि हुआ है, अनुमानित में इतना हुआ है। अगला देखेंगे हम लोग, वित्तीय वर्ष 2024-25 में विगत वर्ष की तुलना में खनिज राजस्व में लगभग कितने करोड़ रुपए की वृद्धि दर्ज की गई है? तो कितने करोड़? 1400 करोड़ रुपए की वृद्धि दर्ज की गई है। अगला क्वेश्चन है आपका यहीं पे, वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रदेश का कौन सा जिला खनिज राजस्व संग्रहण में शीर्ष पर रखा है? अब हम लोग यहाँ पे जान रहे हैं कि खनिज राजस्व 14,195 करोड़ रहा है, और हम लोग यह भी जान रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा खनिज राजस्व किससे प्राप्त होता है? एक तो कोयला से होता है, या तो कोयला पहले नंबर पर रहता है, या आपका जो है लोहा पहले नंबर पर रहता है। ठीक है, इन दोनों में कोई एक बाजी मारता है हर साल। तो इस साल जो है लोहा पहले नंबर पर है, लोहा से जो खनिज राजस्व प्राप्त हुआ है वो सबसे अधिक। तो लोहा सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो दंतेवाड़ा। तो दंतेवाड़ा जो है खनिज राजस्व संग्रहण में सबसे आगे है, तो आंसर क्या हो जाएगा? दंतेवाड़ा। तो खनिज राजस्व संग्रहण में शीर्ष कौन रहा है? तो दंतेवाड़ा। अब यदि हम लोग क्रम देखें तो दंतेवाड़ा में सबसे अधिक खनिज राजस्व प्राप्त हुआ, उसके बाद इससे कम में हम लोग देखें तो कोरबा, कोरबा से हमारा क्या मिलता है? कोयला। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे तो कोरबा के बाद रायगढ़, तो रायगढ़ से भी हमारा क्या मिलता है? रायगढ़ से कोयला मिलता है। तो दंतेवाड़ा में लोहा मिला, तो यहाँ सबसे ज़्यादा खनिज राजस्व। उसके बाद कोरबा में कोयला मिलता है, तो यहाँ से खनिज राजस्व। उसके बाद फिर कोरबा से कम खनिज राजस्व कहाँ? रायगढ़ में, यहाँ भी कोयला मिलता है। अब रायगढ़ के बाद जो है कौन आएगा? बालोद आएगा। बालोद में आपका क्या मिलता है? तो बालोद के डोंडिलोहारा से आपका क्या मिलता है? यहाँ पे आपका जो है लोहा मिलता है, लोहा। तो लोहा से यहाँ पे खनिज राजस्व मिल रहा है बालोद से। चौथे नंबर पे कौन है? बालोद। तो क्रम आपको याद रखना है, 5 से 6 राज्यों का, 5 से 6 जिलों का सबसे अधिक खनिज राजस्व कहाँ से मिला है? दंतेवाड़ा से, उसके बाद कोरबा से, उसके बाद रायगढ़ से, उसके बाद बालोद से, और लास्ट में यदि हम लोग देखें और 1-2 का, तो इसके बाद आपका बालोद के बाद आपका आ जाता है सरगुजा। सरगुजा से क्या मिलता है? तो सरगुजा से आप लोग जान रहे हैं बॉक्साइट मिलता है, बॉक्साइट। बॉक्साइट कहाँ से? सरगुजा से। अब सरगुजा के बाद और एक याद रख लीजिएगा आप लोग, बलौदा बाजार, बलौदा बाजार। तो इतना आपको याद रखना है, 6 जिलों का नाम। सबसे अधिक खनिज राजस्व दंतेवाड़ा, दूसरा नंबर पे कोरबा, तीसरा रायगढ़, चौथा बालोद, 5वां सरगुजा, 6वां बलौदा बाजार। अब देखिए, यहाँ से लोहा मिला इसलिए ये पहले में आ गया, कोरबा से कोयला मिला इसलिए पहले आ गया, रायगढ़ से भी कोयला मिला इसलिए पहले आ गया, बालोद से लोहा मिला इसलिए ये आ गया यहाँ पे, सरगुजा से बॉक्साइट मिला तो यहाँ पे आ गया, और बलौदा बाजार से आपका क्या मिलता है? बलौदा बाजार से चूना पत्थर मिलता है इसलिए यहाँ पे आ गया। तो आप लोग देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा योगदान कौन कर रहा है? तो खनिज राजस्व में सबसे ज़्यादा योगदान कौन सा खनिज करता है? तो लोहा। ऐसे आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। तो लोहा सबसे अधिक है, फिर उसके बाद कोयला कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोग देखेंगे कोयला के बाद कोयला सबसे आगे आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कोयला आ जाएगा। तो कोयला और लोहा दोनों में से कोई एक रहेगा, ऐसे करके आप लोग याद रखिएगा। फिर उसके बाद आता है आप लोगों का बॉक्साइट, फिर उसके बाद चूना पत्थर। तो ऐसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। ये बताने का मेरा सारांश यही है कि ऐसा भी जब क्रम पूछा जाए तो आप लोग थोड़ा सा तुक्का लगा सकें। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं इसी संबंधित क्वेश्चन। इसमें आपको क्रम से जमाना है, भागीदारी की दृष्टि से। जो खनिज राजस्व है उसमें भागीदारी की दृष्टि बढ़ते क्रम में, सबसे कम को पहले, उसके बाद अधिक को। तो सबसे अधिक तो दंतेवाड़ा में मिला है, हम लोग जान रहे हैं दंतेवाड़ा में सबसे अधिक, उससे कम कोरबा, उससे कम रायगढ़, उससे कम बालोद में, उससे कम सरगुजा, उससे कम बलौदा बाजार। तो ये बिल्कुल सही है, तो दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इसी का उल्टा हम लोग देखेंगे, यदि इसको घटते क्रम में बोलता तो दंतेवाड़ा सबसे पहले, फिर कोरबा, फिर रायगढ़, फिर बालोद, फिर सरगुजा, फिर बलौदा बाजार। अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, छत्तीसगढ़ की टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान में देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें आप लोग ध्यान रखेंगे, टीबी मुक्त ग्राम पंचायत में पहला स्थान प्राप्त हुआ है छत्तीसगढ़ को। तो टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान में देश भर में छत्तीसगढ़ को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पे जो है हम लोग को एक चीज़ याद रखना है कि ये जो है आपका छत्तीसगढ़ को 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में पुरस्कार मिला है। जो राज्य भारत में कुल 28 राज्य हैं, इन 28 राज्यों में जिन राज्यों का जनसंख्या 50 लाख से अधिक है उन्हीं के लिए मान के चलिए यहाँ पे ये पुरस्कार दिया गया है। एक हिसाब से देखें तो हम लोग, और उसी कैटेगरी में जो है हमारा छत्तीसगढ़ पहला स्थान पे आया है। ठीक है, टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान में इसी स्थिति में 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले स्थिति में जो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है वो पहले स्थान पर आया है। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, कैटेगरी जब भी पूछा जाएगा तो 50 लाख से अधिक आबादी वाले राज्यों की श्रेणी में, ऐसा करके आपको वहां पे दिया रहेगा। तो उसमें आपका जो है पहला स्थान आया है छत्तीसगढ़ का, इतना आपको ध्यान में रखना है।
अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, छत्तीसगढ़ को टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कहाँ सम्मानित किया गया? तो कहाँ सम्मानित किया गया है आप लोग ध्यान रखेंगे, नई दिल्ली में सम्मानित किया गया है, नई दिल्ली में सम्मानित किया गया है। ये जो है आपको याद करके चलना है। अगला क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ के किस जिले में निर्माण कार्यों को पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए जिला निर्माण समिति के गठन की स्वीकृति प्रदान की गई है? अब आप लोग जान रहे हैं कि नक्सलवादी जो क्षेत्र रहता है, नक्सलवादी क्षेत्र, ठीक है, जैसे कि मान के चलिए छत्तीसगढ़ का आपका नारायणपुर जिला हो गया, फिर सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, ये सब जिले क्या हैं? नक्सल प्रभावित जिले हैं। तो यहाँ पे जो है जो निर्माण कार्य होता है उसमें पारदर्शिता, मतलब कि क्या हो रहा है वो हम लोग जान सकें, जो जनता है वो जान सके, जवाबदेहिता सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पे कि जो भी कार्य कर रहा है वो किसी के प्रति जवाबदेही हो, ठीक है, उसके लिए यहाँ पे एक समिति का गठन किया गया है। उसका नाम क्या रहेगा? तो जिला निर्माण समिति इसका नाम रहेगा। अब ये जो समिति गठन हुआ है इसका अध्यक्ष कौन रहेगा? तो इसका अध्यक्ष रहेगा आपका कलेक्टर। याद रखेंगे आप लोग, कलेक्टर इसका क्या रहेगा? अध्यक्ष रहेगा, ठीक है। और कौन कौन से जिलों में इसको गठन किया गया है जिला निर्माण समिति को? तो आपको ध्यान रखना है, ये जो है आपके सुकमा जिले में, 3 जिलों में इसको किया गया है, सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर। इन 3 जिलों में जो है आपका पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए किसमें? निर्माण कार्यों में आपका जिला निर्माण समिति का गठन का स्वीकृति दिया गया है। इसका अध्यक्ष रहेगा कलेक्टर। और कहाँ कहाँ पे इसको किया गया है? तो सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर में जो है इसको गठन किया गया है आपका जिला निर्माण समिति को, ठीक है। अब ये करेगा क्या कार्य? तो आपका ये जो जिला निर्माण समिति है, यहाँ से नाम से ही पता चल रहा है, पारदर्शिता और जवाबदेहिता सुनिश्चित करेगा, मतलब कि कार्य जो भी हो रहा है वो बेहतरीन होगा, उसको ध्यान में रखेगा। साथ ही साथ ये जो कार्य हो रहा है उसका निगरानी भी रखेगा कि कैसा हो रहा है तो अच्छा हो रहा है कि नहीं, उसको यहाँ पे देखेगा बेहतरीन हो रहा है कि नहीं। फिर निगरानी रखेगा कि ये लोग सही समय पे कार्य कर रहे हैं कि नहीं। अब फिर उसके बाद मूल्यांकन भी करेगा कि यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं, मटेरियल यूज कर रहे हैं, वो सही है कि नहीं। तो ये सब कार्य जो है ये जिला निर्माण समिति करेगा, ठीक है। तो बेहतर कार्य कर रहे हैं कि नहीं उसको देखेगा, साथ ही साथ समय पे कर रहे हैं कि नहीं उसको निगरानी रखेगा, साथ ही साथ उसका मूल्य कैसा है मूल्यांकन भी करेगा, जो भी कार्य हुआ है वो अच्छे ढंग से गुणवत्तापूर्वक हुआ है कि नहीं, ये सब यहाँ पे कार्य ये लोग करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन अब देखेंगे हम लोग कि इसका आंसर क्या है। पहले वाले का उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। कहाँ कहाँ पे जो है जिला निर्माण समिति का गठन किया गया है? सुकमा, नारायणपुर और बीजापुर। तो उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, नक्सल प्रभावित जिलों में निर्माण कार्यों को पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए जिला निर्माण समिति का गठन किया गया है। इस समिति का अध्यक्ष कौन होगा? तो मैंने आपको बताया कि जिला कलेक्टर इसका क्या होगा? अध्यक्ष होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, जिला निर्माण समिति के माध्यम से कितने करोड़ तक का कार्य कराया जा सकता है? तो आपको ध्यान में रखना है कि ये जो जिला निर्माण समिति रहेगा वो कितने करोड़ तक का कार्य करा सकता है? तो 10 करोड़ तक का कार्य ये करा सकता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कितना करोड़ तक का कार्य कराएगा? तो 10 करोड़ तक का ये कार्य करा सकता है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय गृह मंत्री के अनुसार वर्तमान में छत्तीसगढ़ के कितने जिले अति नक्सल प्रभावित जिलों में शामिल हैं? तो अभी लेटेस्ट जो डाटा आया है उसके अनुसार छत्तीसगढ़ के जो 4 जिले हैं वो क्या हैं? आपके अति नक्सल प्रभावित जिलों में शामिल हैं। और ये कौन कौन से जिले हैं? तो यदि आप लोग बस्तर संभाग देखेंगे तो बस्तर संभाग के जो नीचे के सभी जिले, यहाँ से कांकेर, उसके नीचे में नारायणपुर, उसके नीचे में बीजापुर, उसके नीचे में सुकमा, तो ये जो 4 जिले हैं इनको यहाँ पे क्या किया गया है? आपका अति नक्सल प्रभावित जिलों में शामिल किया गया है, ठीक है। कौन कौन सा जिला? ये वाला कांकेर, ये नारायणपुर, ये बीजापुर और ये सुकमा। तो ये जो 4 जिले हैं महाराष्ट्र बॉर्डर से लगे हुए, इन सभी को जो है क्या किया गया है? यहाँ पे अति नक्सल प्रभावित जिलों में शामिल किया गया है गृह मंत्री जी के अनुसार। और भारत में कुल कितने अति नक्सल प्रभावित जिले हैं? तो अभी वर्तमान में 6 जिले हैं, जिसमें से 4 हमारे छत्तीसगढ़ में ही हैं, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य के कितने जिलों को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है? तो 3 जिलों को जो है नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है। कौन कौन सा जिला? तो छत्तीसगढ़ में यदि आप लोग देखेंगे तो दुर्ग संभाग का आपका यहाँ पे यदि आप लोग देखते हैं तो ये आपका कवर्धा जिला आता है, उसके नीचे में खैरागढ़ छुई खदान, यहाँ पे आपका राजनांदगांव, ये आपका मोहेला मानपुर अंबागढ़ चौकी। तो ये जो 3 जिले हैं, कवर्धा, ये आपका हो जाएगा कौन सा? खैरागढ़ छुई खदान गंडई, और ये राजनांदगांव। इन 3 जिलों को क्या किया गया है? अभी नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि नक्सल से संबंधित बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अभी बन सकता है, ठीक है। आपका अभी जो है पहलगाम अटैक हुआ है उसके आधार पर मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कबीरधाम,
खैरागढ़, छुई खदान और राजनांदगांव, इन तीनों जिलों को जो है नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है। और होता क्या था, पहले यहाँ पे एक प्रावधान था कि जो भी नक्सल प्रभावित जिला रहता था उनको साल भर में 30 करोड़ रुपए जो है विकास के लिए दिया जाता था। जो नक्सल प्रभावित जिला रहता था उनके विकास के लिए 30 करोड़ रुपए यहाँ पे दिया जाता था प्रशासन को, ठीक है, ताकि इनका विकास अच्छे से हो सके। तो अब इनको जो है 30 करोड़ रुपए नहीं दिया जाएगा। और ये जो मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी है, ये पहले क्या था, अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आता था। तो अब इसको जो है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में इसको शामिल कर दिया गया है। मतलब ये जो नक्सली रहते हैं, जो अति नक्सल रहते हैं, उनसे ये थोड़ा कम में है, ठीक है। यहाँ पे अब थोड़ा सा कम हो गया है नक्सल, जो यहाँ पे क्या है जी, क्रियाकलाप है वो कम हो चुका है, नक्सल क्रियाकलाप, ठीक है। तो अब इनको जो है ये जो पहले 30 करोड़ रुपए दिया जाता था नक्सली जिले के तौर पर, अब इनको क्या किया जाएगा, अब 10 करोड़ रुपए दिया जाएगा। किसको, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी को। तो साल भर में अब 10 करोड़ रुपए ही इसको दिया जाएगा इनके विकास कार्य के लिए, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी के विकास कार्य के लिए। पहले कितना मिलता था, तो 30 करोड़। अब इसको LWE में शामिल कर दिया गया है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में, तो इसलिए इनको क्या किया जाएगा, अब 10 करोड़ रुपए दिया जाएगा। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के किस जिले को नक्सल मुक्त घोषित नहीं किया है। तो मैंने बताया कबीरधाम को किया है, खैरागढ़ को किया है, मोहला मानपुर अंबागढ़ को किया है, नहीं इसको नहीं किया है, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी को नहीं किया है, राजनांदगांव को किया है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी नहीं किया है बोला है ना, तो ये आपका हो जाएगा आंसर, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार में स्वामी आत्मानंद मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अभी इसका नाम बदल करके क्या रख दिया गया है, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना रख दिया गया है। हुआ क्या था कि ये जो है 2018 में, ठीक है, ये जो है आप लोगों का 2018 में लाया गया था। सबसे पहले कब आया था ये जो आपका योजना है, ये 2018 नहीं 2017 में। तो 2017 में जब रमन सरकार था छत्तीसगढ़ में, भारतीय जनता पार्टी का जब सरकार था, रमन सरकार जी का, तो उस समय जो है यहाँ पे क्या किया गया था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के नाम से ही इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है, इस योजना को। फिर 2019 में क्या हुआ, भूपेश बघेल जी का कांग्रेस सरकार आया। अब कांग्रेस सरकार आया तो इसका नाम बदल करके इन्होंने क्या कर दिया, स्वामी आत्मानंद मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना कर दिया। अब फिर से अभी 2025 में क्या हुआ है, अभी भाजपा सरकार चल रहा है, तो फिर से इसका नाम बदल करके स्वामी आत्मानंद मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना से पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना कर दिया है। इसके तहत होता क्या था, तो जो 10वीं और 12वीं कक्षा में जो भी छात्र हैं जिनका नाम मेरिट लिस्ट में आता था टॉप 10 में, ठीक है, उनको क्या किया जाता था, यहाँ पे कितना रुपए दिया जाता था, तो 1.5 लाख रुपए का यहाँ पे इनको आर्थिक सहायता दिया जाता था, ठीक है। और ये जो है आपका CGBSE के द्वारा किया जाता था। CGBSE मतलब छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा। किसके द्वारा, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा यहाँ पे कितना लाख रुपए दिया जाता था इनको, तो 1.5 लाख रुपए दिया जाता था। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। 10वीं और 12वीं के छात्रों दोनों कक्षाओं को जो है कितना लाख रुपए दिया जाता था, जो टॉपर रहते थे उनको 1.5 लाख रुपए दिया जाता था, 12वीं में भी और 10वीं में भी। तो यहाँ पे अमाउंट पूछा जा सकता है, कितना लाख रुपए दिया जाता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना में, तो प्रोत्साहन राशि कितना है, 1.5 लाख रुपए। और किसके द्वारा दिया जाता है ये, तो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा, मतलब कि CGBSE के द्वारा। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के तहत 10वीं और 12वीं कक्षा के टॉपर्स को कितने रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1.5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। तो मैंने आपको बताया था मेरिट लिस्ट, तो मेरिट लिस्ट नहीं होगा, वो टॉपर होगा, जो टॉप में रहते थे उन्हीं को ये दिया जाता था 1.5 लाख रुपए। वहाँ पे मिस्टेक हुआ है, आप लोग उसको सुधार लेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, राजमोहिनी तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना का संचालन छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ एवं किसके समन्वय से किया जा रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, वन विभाग और छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ, इन दोनों के समन्वय से इसको किया जा रहा है संचालन। अब यहाँ पे जो है क्या किया जाता है, आर्थिक सहायता दिया जाता है। आर्थिक सहायता भी किसे दिया जाता है, तो यहाँ पे जो तेंदुपत्ता तोड़ने वाले रहते हैं, तेंदुपत्ता संग्राहक, उन्हीं को। इसके लिए क्या किया जाता है, एक कार्ड बनता है। तेंदुपत्ता जो भी रहते हैं तेंदुपत्ता वाले, उनका एक कार्ड बनता है। इस कार्ड में मान के चलिए एक परिवार के 3 लोग हैं, A, B और C। तो यहाँ पे क्या आर्थिक सहायता दिया जाएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ, अलग अलग क्राइटेरिया है, ठीक है। तो A, B, C 3 व्यक्ति हैं। इसमें A जो है ये परिवार का मुखिया है, A क्या है, मुखिया है, हेड है। तो यहाँ पे 2 स्थिति बन सकता है, 2 कंडीशन, कि A का जो एज है वो 50 वर्ष से कम हो
और ए का एज जो है 51 से लेकर के 59 वर्ष तक हो। तो ये 2 कंडीशन बन सकता है। इससे यदि 59 से अधिक होगा तो इसके लिए वो एलिजिबल ही नहीं है। तो 50 से कम होगा तो, और 51 से 59 के बीच होगा तभी उसको जो है आर्थिक सहायता मिलेगा। तो देखते हैं पहले 50 से कम है तो उसको कितना आर्थिक सहायता मिलेगा। तो 50 से कम है, ठीक है, और सामान्य मृत्यु हो जाता है और वो मुखिया है परिवार का, तो जो जिसका नाम वो निर्दिष्ट करेगा कि मेरी मृत्यु के बाद इसको मिलेगा, तो सामान्य मृत्यु में उसको कितना मिलेगा, यदि 50 वर्ष से कम है तो 2 लाख रुपए मिलेगा, ठीक है। और यदि दुर्घटना में मृत्यु हो रहा है, दुर्घटना में मृत्यु, तो 2 लाख तो मिलेगा ही, प्लस 2 लाख और एक्स्ट्रा मिलेगा, अतिरिक्त 2 लाख ये मिलेगा एक्स्ट्रा, ठीक। अब उसके बाद दुर्घटना तो हो गया लेकिन मृत्यु नहीं हुआ, यहाँ पे क्या हो गया, ये पूर्ण विकलांग हो गया। तो विकलांग हो गया तो इसको कितना मिलेगा, 2 लाख रुपए, ठीक है, 2 लाख रुपए मिलेगा, पूर्ण विकलांग हो गया तो। और यदि हम लोग इसी को देखें कि दुर्घटना हुआ और ये आंशिक विकलांग हुआ, आंशिक रूप से मतलब आधा विकलांग हुआ, तो इसको कितना मिलेगा, तो 1 लाख रुपए का आर्थिक सहायता मिलेगा। तो ये हो गया आपका 50 से कम आयु में। सामान्य में 2 लाख, दुर्घटना में 2 लाख अतिरिक्त मिलेगा 2 लाख के साथ में, और दुर्घटना में पूर्ण विकलांग तो 2 लाख और आंशिक विकलांग तो 1 लाख। और यदि हम लोग इसका 51 से 59 आयु तक देखें, यदि ए का एज 51 से 59 के बीच में है तो सामान्य मृत्यु में मात्र 30,000 रुपये दिया जाएगा, जिसका नाम वो लिखा रहेगा उसको। और यदि दुर्घटना में मृत्यु होता है तो 75,000 रुपये दिया जाएगा। और यदि दुर्घटना में क्या हो जाता है, पूर्ण विकलांग हो जाता है, पूर्ण विकलांग, तो भी 75,000 रुपये दिया जाएगा। लेकिन दुर्घटना में मान के चलिए आंशिक विकलांग होता है, आधा रूप से विकलांग होता है, तो उसको 37,500 रुपये का यहाँ पे राशि दिया जाएगा। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अब इससे संबंधित क्वेश्चन आएगा कि राजमोहिनी देवी वाला जो आपका योजना है उसमें तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार के पंजीकृत मुखिया यदि 50 वर्ष से कम आयु का है, 50 वर्ष से कम और सामान्य मृत्यु, तो इतना ही हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में, 50 वर्ष से कम और सामान्य मृत्यु, तो नामांकित मृत्यु व्यक्ति को कितने रुपए का आर्थिक सहायता दिया जाएगा। तो सामान्य मृत्यु हुआ है तो 2 लाख रुपए, ठीक है, 50 वर्ष से कम है इसलिए। अब अगला हम लोग देखेंगे, अगला क्या दिया गया है, 50 वर्ष से कम है और दुर्घटना में मृत्यु, यहाँ देख पा रहे हैं दुर्घटना में मृत्यु और 50 वर्ष से कम, तो 2 लाख रुपए का अतिरिक्त आर्थिक सहायता। तो अतिरिक्त आर्थिक सहायता कितना, 2 लाख का। अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, राजमोहिनी देवी तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत यदि 50 वर्ष से कम है मुखिया और दुर्घटना में पूर्ण मृत्यु हो रहा है, तो दुर्घटना में पूर्ण मृत्यु 50 से कम, तो फिर से 2 लाख रुपए दिया जाएगा। यदि यहाँ पे ये क्या रहता, आंशिक रूप से विकलांग होता है, यहाँ पे ये पूर्ण विकलांग हुआ है तो आंशिक विकलांग होगा तो 2 लाख का आधा कितना हो जाएगा, 1 लाख, तो 1 लाख रुपए इसको दिया जाएगा। यदि ये आपका क्या होता है, आंशिक विकलांग होता है तो दुर्घटना में, ठीक है। अब अगला आपका आ जाता है क्या, 51 से 59 आयु वर्ष का, तो 51 से 59 आयु वर्ष का आपका है और दुर्घटना में मृत्यु हो रहा है, तो उस केस में क्या हो रहा है, 75,000 हमको मिलेगा। और यदि सामान्य मृत्यु है तो 30,000 मिलेगा। और क्या हो जाता है आपका, आंशिक तौर पर वो दुर्घटना के में आंशिक तौर पर विकलांग हो जाता है तो 37,500 रुपये मिलेगा, मतलब 37,500 रुपये। चलिए अगला देखेंगे, 51 से 59 आयु वर्ग का है और दुर्घटना में मृत्यु हो जाता है तो भी 75,000 रुपये यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। वहाँ पे पूर्ण विकलांगता था तो पूर्ण विकलांगता में भी 75 और मृत्यु में भी 75,000। अगला है आप लोगों का यहाँ पे क्या, सामान्य मृत्यु हो रहा है तो सामान्य मृत्यु में कितना दिया जाएगा, तो 30,000, मात्र 30,000। और यहीं पे आंशिक विकलांगता हो जाता है दुर्घटना में तो कितना दिया जाएगा, तो आपका 37,500। चलिए अगला देखेंगे, छत्तीसगढ़ में किस जिले में शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न सहायता योजना का शुभारंभ हुआ है। तो यदि हम लोग इसको देखें, शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न सहायता योजना, तो ये जो है आप लोगों का कहाँ से स्टार्ट किया गया है इसको, तो इसको जो है आपका एमसीबी जिला में स्टार्ट किया गया है। कहाँ, एमसीबी जिला में। इसके तहत होता क्या है, तो 5 रुपये में जो है जो श्रमिक रहते हैं उनको पौष्टिक एवं गर्म भोजन उपलब्ध कराया जाता है। कितने रुपए में, तो मात्र 5 रुपये में, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो एमसीबी हम लोग देख लिए। इसके तहत होता क्या है, तो 5 रुपये में क्या किया जाता है, जो श्रमिक रहते हैं उनको 5 रुपये में पौष्टिक साथ ही साथ गर्म भोजन इनको क्या किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है, ताकि ये लोग का जो है खाने पीने पे ज़्यादा खर्च ना हो और ये लोग जो है पैसा को बचाएं, जिससे इनका क्या हो जाएगा, आर्थिक स्थिति सुधरेगा, ठीक है। आर्थिक स्थिति क्या होगा, इनका सुधरेगा। तो इसलिए जो है इस योजना को चलाया जा रहा है। चलिए कहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो एमसीबी से। कब स्टार्ट हुआ, तो आप लोग याद रखेंगे 29 मार्च 2025 को जो है इसको एमसीबी से स्टार्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका,
शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न सहायता योजना के संबंध में सत्य कथन है। ये आश्रम नहीं है, श्रम अन्न सहायता योजना के संबंध में सत्य कथन है। तो शुभारंभ तिथि इसको कब किया गया? 23 दिसंबर 2024 को इसको जो है भारत लेवल पे इसको क्या किया गया था? स्टार्ट किया गया था। ठीक है, भारत नहीं, छत्तीसगढ़ लेवल पे। ठीक है, छत्तीसगढ़ लेवल पे कब किया गया था इसको? तो 23 दिसंबर 2024 को। वहीं किसके द्वारा? तो श्रम विभाग के द्वारा। इस योजना की शुरुआत वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने इसको किया था। तो जब 23 दिसंबर 2024 को इसको छत्तीसगढ़ में स्टार्ट किया गया था वन श्रम विभाग के द्वारा, तो इसका शुरुआत किसने किया था? तो वन मंत्री केदार कश्यप ने इसका क्या किया था? शुरुआत किया था। और श्रमिकों को कम कीमत पर भोजन उपलब्ध कराना इसका क्या है? उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य क्या है? ये सही है। तो उपरोक्त सभी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला है नियत नेला नार योजना के तहत सुरक्षा कैंप का दायरा कितना किलोमीटर कर दिया गया है? 5 किलोमीटर से बढ़ा करके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 किलोमीटर अभी कर दिया गया है। आप लोग जान रहे हैं पहले जो है इसको सबसे पहले तो स्टार्ट कब किया गया? तो 15 फरवरी 2024 को इसको स्टार्ट किया गया है नियत नेला नार योजना को। इसका मतलब क्या होता है? अर्थ यदि हम लोग देखें तो आपका अच्छा गांव, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब पहले क्या था कि यहाँ पे जो है सुरक्षा कैंप बनाए जाते, तो 14 सुरक्षा कैंप हैं। तो यहाँ मान के चलिए सुरक्षा कैंप, तो यहाँ से 5 किलोमीटर का रेडियस से ऐसे करके एक परिधि बनाते थे। ठीक है, ऐसे करके 5 किलोमीटर रेडियस के परिधि में जितने भी गांव आते थे, वहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं हैं उन योजनाओं को यहाँ पे समय अनुसार जो है चलाया जाता था और इनको जो है सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती थी, जो भी बेसिक मूलभूत सुविधाएं हैं उनको। ये जो सुरक्षा कैंप के 5 किलोमीटर के दायरे में रहते थे उनको। तो ये जो 5 किलोमीटर का अब दायरा है उसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? अब 10 किलोमीटर। तो अब इतने अंदर में जो भी गांव आएंगे उनको यहाँ पे ये सुविधाएं दी जाएंगी, जो भी मूलभूत सुविधा है। ठीक है, तो इसी को यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि 5 किलोमीटर से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 10 किलोमीटर कर दिया गया है। इसको अच्छे से हम लोग जो है योजना वाले क्वेश्चन में वीडियो में देखे हैं, तो उसका लिंक भी आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ आप लोग जाकर के देख सकते हैं। एडीओ वाला जो योजना है उसी में। अगला है आपका मोर दुआर सहायता सरकार महाअभियान का शुभारंभ कब किया गया है? तो देखिए मोर दुआर सहायता सरकार जो आपका महाअभियान है उसका शुभारंभ कब किया गया? 15 अप्रैल 2025 को। कितने दिनों के लिए किया गया है? तो आप लोग ध्यान में रखेंगे 15 दिनों के लिए, मतलब कि आपका 30 अप्रैल तक, 15 से 30 अप्रैल तक के लिए इसको चलाया जा रहा है। अब क्यों चलाया जा रहा है? तो आपका जो पीएम आवास योजना है, पीएम आवास योजना ग्रामीण, तो ये जो पीएम आवास योजना ग्रामीण है इसके तहत आपका जो है आवास 2.0, आवास प्लस 2.0 योजना चलाया जा रहा है। तो इसके लिए जो है सर्वेक्षण करने के लिए आपका पूरे प्रदेश में, मतलब छत्तीसगढ़ में मोर दुआर सहायता सरकार महाअभियान का शुभारंभ किया गया है। अब क्यों किया जा रहा है? तो ये जो है द्वार द्वार, मतलब कि घर घर में जाकर के देखेंगे कि किसके पास जो है पक्के का घर नहीं है, पक्का घर नहीं है। और ग्रामीण क्षेत्र में जिस भी परिवार के पास पक्का घर नहीं है उसको जो है यहाँ पे 15 दिनों में पता लगाया जाएगा और उसको आवास प्लस 2.0 के तहत एक पक्का घर क्या किया जाएगा? पक्का घर बनाने के लिए उसको राशि दिया जाएगा, जो कि आप लोगों का किस में दिया जाता है? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत। तो इसीलिए आपका जो है मोर दुआर सहायता सरकार महाअभियान चलाया जा रहा है। ठीक है, ताकि छत्तीसगढ़ में जितने भी ग्रामीण परिवार हैं जिनके पास पक्का घर उपलब्ध नहीं है या फिर उनके पास किसी भी अन्य योजनाओं से उनको पक्का घर का सैंक्शन नहीं हुआ है, तो उनको जो है आवास प्लस 2.0 के तहत पक्का घर दिया जाएगा। इसलिए आपका जो है ये मोर दुआर सहायता सरकार महाअभियान को चलाया जा रहा है। अब इसको स्टार्ट कहाँ से किया गया है? तो याद रखेंगे आप लोग बस्तर जिले के घाट पदमपुर से, बस्तर जिले के घाट पदमपुर से इसको क्या किया गया है? स्टार्ट किया गया है। इतना आपको ध्यान में रखना है। अब अगला क्वेश्चन है मोर दुआर सहायता सरकार महाअभियान का शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो घाट पदमपुर से, जो कि आपके बस्तर में है। अगला क्वेश्चन है इसी में, मोर दुआर सहायता सरकार महाअभियान कब से कब तक चलेगा? तो 15 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक चलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी, 15 दिन के लिए चलेगा ये। अगला क्वेश्चन है मोर दुआर सहायता सरकार महाअभियान का शुभारंभ किनके द्वारा किया गया है? तो विष्णुदेव साय जी के द्वारा किया गया है। तो विष्णुदेव साय जी के द्वारा इसको किया गया है, याद रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है मोर दुआर सहायता सरकार महाअभियान के संबंध में सत्य कथन है। तो क्या दिया गया है क्वेश्चन में? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आवास प्लस 2.0 के तहत सर्वेक्षण के लिए इस अभियान को शुरू किया गया है। तो मैंने अभी बताया आपको सर्वेक्षण किया जाएगा किसके पास घर है नहीं है, तो इसीलिए इसको चालू किया गया है। तो सही है, सत्य कथन बोला है। मतलब इसका उद्देश्य छत्तीसगढ़ के ऐसे ग्रामीण परिवारों की पहचान करना है जिन्हें अब तक किसी भी आवासीय योजना के तहत पक्का आवास नहीं मिला है। तो वही हम लोग देखें
कि जिसके पास भी पक्का घर नहीं मिला है किसी भी अन्य योजना से, उसको क्या किया जाएगा, इसके तहत आवास प्लस 2.0 के तहत पक्का घर उपलब्ध कराया जाएगा, सैंक्शन कराया जाएगा। ठीक है, तो दूसरा भी सही है। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे परिवार जिन्हें किसी भी आवासीय योजना से पक्का आवास नहीं मिल रहा है, उन्हें पक्के आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये भी सही हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया है, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी इसका सही हो जाएगा। सभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, यदि आप लोग उसको रिवाइंड करके एक बार सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये तीनों जो है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, मोर द्वार सहाय सरकार महाअभियान के संबंध में सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, इसको हम लोग नहीं देखे थे कि ये जो है आपका 3 चरणों में चलाया गया। देखिए, हम लोग स्टार्टिंग में ही समझे थे कि यहाँ पे क्या किया जाएगा, जितने भी लोग रहेंगे वो घर घर जा करके क्या देखेंगे, घर घर जा करके देखेंगे कि किसके घर में पक्का मकान है, किसके घर में पक्का मकान नहीं है, और जिसके पास मकान नहीं होगा पक्का, उसी को जो है यहाँ पे पक्का मकान उपलब्ध कराया जाएगा आवास 2.0 के तहत। तो इसी का सर्वेक्षण यहाँ पे किया जाएगा मोर द्वार सहाय सरकार महाअभियान में कि किसके घर में पक्का मकान है कि नहीं। तो उसी को 3 चरणों में बांट देंगे। कैसे ये लोग पता लगाएंगे, तो सबसे पहले तो ब्लॉक और जिला स्तर पर ये लोग क्या करेंगे, ये आपका जो पहला चरण है इसमें ये लोग बैठक करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे कि हाँ इस दिन गाँव इस दिन जो है इस ग्राम सभा का यहाँ पे आयोजन होगा। मान के चलिए कि एक मधुबन ग्राम सभा है, तो यहाँ पे डिसाइड कर लिए कि 20 अप्रैल को, जैसे कि 20 से 28 तक ये दूसरा चरण चल रहा है, तो 20 अप्रैल को मधुबन में ग्राम सभा का आयोजन होना है। तो मधुबन में ग्राम सभा का आयोजन हुआ 20 अप्रैल को। अब ये जो मधुबन ग्राम सभा के लोग हैं वो क्या करेंगे, पूरे गाँव में घूमेंगे। अब जिसके घर में जो है यहाँ पे पक्का मकान नहीं है उसका जो है एक लिस्ट बनाएंगे, जिसके जिसके पास नहीं है। ठीक है, अब ये लिस्ट बन गया ग्राम सभा से। ठीक है, अब तीसरा चरण आया, तो तीसरा चरण 29 से 30 अप्रैल तक है। इसमें क्या करेंगे, फिर से ग्राम सभा का एक बार आयोजन करेंगे, ग्राम पंचायत ग्राम सभा, और यहाँ पे फिर से एक बार क्या करेंगे, क्लैरिफाई करेंगे कि ये जो लिस्ट में जिनका जिनका नाम है उनके पास सही में पक्का मकान नहीं है। तो यदि मान के चलिए सही में इनके पास पक्का मकान नहीं है, तो ये जो लिस्ट है इसको फाइनल करके कार्यालय में भेज देंगे। ठीक है, तीसरे चरण में तो कार्यालय में भेजेंगे, तो ये लोग क्या कर देंगे, फिर सैंक्शन कर देंगे कार्यालय के लोग कि हाँ इसको पक्का मकान मिलना चाहिए करके। तो इसीलिए 3 चरण में बांट दिया गया है मोर द्वार सहाय सरकार महाअभियान को। 15 से 19 अप्रैल, 20 से 28 और 29 से 30, तीनों को अलग अलग काम दिया गया है। तो ये आप लोगों का तीनों चरण में बांटा गया है, लेकिन यहाँ पे 4 चरण दिया है, इसलिए इसका गलत कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पूछा है सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ में नक्सलवादी आत्मसमर्पण पीड़ित राहत पुनर्वास नीति 2025 को कब लागू किया गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 10 अप्रैल 2025 को इसको लागू किया गया, लेकिन इसका अधिसूचना जो है पहले ही जारी कर दिया गया था 28 मार्च को। अब इस अधिसूचना में एक यहाँ पे सूचना दिया गया था कि कलेक्टर जो रहता है, कलेक्टर जिले का, इसकी अध्यक्षता में जो है प्रत्येक जिले में एक समिति का गठन किया जाएगा, एक समिति का गठन किया जाएगा। और ये जो समिति रहेगा इसका सचिव कौन रहेगा, तो पुलिस अधीक्षक, जो पुलिस अधीक्षक रहेगा वो इसका क्या रहेगा, पुलिस अधीक्षक इसका सचिव रहेगा। इसका अध्यक्ष कौन रहेगा, कलेक्टर, और पुलिस अधीक्षक इसका सचिव रहेगा। ये जो है 28 तारीख का जो अधिसूचना जारी हुआ उसमें बताया गया था। अब ये जो है कलेक्टर वो जिला लेवल पे रहता है, तो एक जिला है तो यहाँ पे समिति गठित हुआ है, हम लोग पढ़े अभी। अब उसी में जो सचिव है वो कौन है, पुलिस अधीक्षक है। तो जिले में तो पूरा जा करके नहीं देख सकता कलेक्टर की किसको जो है पुनर्वास सुविधा दिया जा रहा है। जैसा कि यहाँ पे नाम में ही पता चल रहा है पुनर्वास नीति है, तो जो भी लोग नक्सलवाद से प्रभावित हैं या फिर जो भी व्यक्ति नक्सलवाद से लेकर के आत्मसमर्पण कर रहा है उसको पुनर्वास सुविधा दिया जाएगा। मान के चलिए कि नक्सलवाद से प्रभावित कैसे, कहीं पे बम से उड़ा दिया तो किसी का पैर टूट गया, किसी का हाथ टूट गया, किसी का दोनों पैर नहीं है, तो इन सबको जो है फिर से क्या किया जाएगा, पुनर्वास मतलब रहने का सुविधा दिया जाएगा। ठीक है, ये सब सुविधा दिया जाएगा। तो यही सब जो है नियम किसमें बताया गया है, आपका इसमें बताया गया है, इस नीति में। और मान के चलिए कोई नक्सलवादी है वो आत्मसमर्पण कर रहा है तो उसको क्या क्या सुविधा दिया जाएगा, वो सब इस नीति में बताया गया है। तो इसके लिए क्या किया जाएगा, कलेक्टर जो है प्रत्येक जिले में अंदर तो घुस करके नहीं देख सकता कहाँ कहाँ क्या है गाँव में, तो ये क्या करेगा, इसको ये सब डिवीजन में बांट दिया। अब सब डिवीजन में बांटा तो यहाँ पे प्रत्येक सब डिवीजन में यहाँ पे क्या करेगा, एक एक नोडल अधिकारी यहाँ पे नियुक्त करेगा। नोडल अधिकारी नियुक्त हो गया, तो ये जो नोडल अधिकारी है ये क्या करेगा, अब जितने भी लोग पुनर्वास हो रहे हैं उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करेगा एक रजिस्टर में, और इस रजिस्टर को ये जो है सचिव जो रहेगा पुलिस अधीक्षक इसको देगा, पुलिस अधीक्षक फिर अध्यक्ष को दे देगा, कलेक्टर को। ठीक है, तो ऐसे करके यहाँ पे ये कार्य पूरे तरीके से होगा। और यहाँ पे एक और दिया गया है कि आपका जो भी व्यक्ति नक्सलवाद से आत्मसमर्पित करता है और जो सामान्य आपका जो समाज है उसमें मिलना चाहता है, तो उसको जो है आत्मसमर्पण करने पर मान के चलिए वो सक्रिय क्या है, नक्सलवादी है। ठीक है, सक्रिय नक्सलवादी है मतलब एक्टिव है वो,
अभी भी वो जो है नक्सलवाद में था और उसके ऊपर में इनाम था, इनामी जो रहते हैं वो, और ये क्या कर रहा है, आत्मसमर्पण कर रहा है। तो उसको क्या क्या सुविधा दिया जाएगा, उसको और उसके परिवार को तो शिक्षा का सुविधा दिया जाएगा। फिर साथ ही साथ यदि मान के चलिए वो क्या कर रहा है, आत्मसमर्पण कर रहा है, तो उसको रोजगार भी दिया जाएगा, तुम ये रोजगार कर सकते हो, तुम्हारे परिवार के बच्चे को हम लोग ये शिक्षा देंगे, ऐसे करके। फिर साथ ही साथ वित्तीय सहायता भी दिया जाएगा कि तुम अभी के लिए जो है इतना पैसा से अपना घर चलाते रहो, ऐसे टाइप से। तो ये सब सुविधा दिया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला नंबर का सबसे पहले तो हम लोग समझ जाते हैं कि आंसर होगा बी। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखेंगे, तो नक्सलवादी आत्मसमर्पण पीड़ित राहत पुनर्वास नीति 2025 के तहत गठित समिति के अध्यक्ष कौन होंगे, कलेक्टर होंगे, और इसका जो सचिव कौन होगा, पुलिस अधीक्षक होगा। ठीक है, पुलिस अधीक्षक उसका सचिव होगा। अब इसके तहत क्या बोला गया, आत्मसमर्पण करने वाले सक्रिय इनामी नक्सली एवं उनके परिजनों को कौन सी सुविधा दी जाती है, तो वित्तीय सहायता, शिक्षा, रोजगार, ये सभी सुविधाएं दी जाती है। तो उपरोक्त सभी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब अगला हम लोग देखेंगे, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की 12वीं राष्ट्रीय समीक्षा बैठक कहाँ आयोजित की गई थी, तो ये आप लोग का है आंसर, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, तिरुवनंतपुरम जो केरल में है, केरल का राजधानी है तिरुवनंतपुरम। यहाँ पे आपका जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो 12वां राष्ट्रीय समीक्षा बैठक है ये आयोजित किया गया था। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का 12वां राष्ट्रीय समीक्षा बैठक कहाँ आयोजित किया गया, तो तिरुवनंतपुरम केरल में आयोजित किया गया। इसके तहत जो है छत्तीसगढ़ को भी यहाँ पे इस समय सेलेक्ट किया गया है। ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, उसको हम लोग देख लेते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ को देश के बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सी श्रेणी में सम्मानित किया गया है, तो बड़े राज्यों की श्रेणी में जो है इसको किसमें, सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट में इसको सम्मानित किया गया है, किसको, छत्तीसगढ़ को। तो यदि हम लोग देखें ओवरऑल छत्तीसगढ़ को, तो जो है सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट के रूप में इसको क्या किया गया है, आपका सम्मानित किया गया है। लेकिन यदि हम लोग जिला लेवल पर देखें तो जिला लेवल में जो है हमारे छत्तीसगढ़ के 2 जिले कौन कौन से, एक तो है मोहला मानपुर। ठीक है, कौन कौन सा जिला, एक है आपका मोहला मानपुर और एक है आपका शक्ति। इन दोनों जिलों को क्या किया गया है, बेस्ट परफॉर्मिंग अवार्ड दिया गया है। यदि छत्तीसगढ़ को पूछा जाए, ओवरऑल छत्तीसगढ़ को, तो राज्य लेवल पे छत्तीसगढ़ को जो है सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट दिया गया है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रभावी क्रियान्वयन के लिए। और यदि हम लोग यहाँ पे देखें कि कौन से जिले को जो है बेस्ट परफॉर्मिंग जिला दिया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोहला मानपुर और शक्ति जिला। इन दोनों को जो है यहाँ पे क्या किया गया है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बेस्ट परफॉर्मिंग जिला में चुना गया है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ आजीविका मिशन योजना का शुभारंभ कब किया गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, 16 अप्रैल 2025 को जो है इसको क्या किया गया है, शुभारंभ किया गया है। अब देखिए इसमें होता क्या है छत्तीसगढ़ सामाजिक आजीविका मिशन में, तो देखिए यहाँ पे आपका जो है इसको जसपुर प्लस कबीरधाम के 5 विकास खंडों में क्या किया जाएगा, इसको संचालित किया जाएगा। ये जो योजना है इसके तहत क्या किया जा रहा है, जो अति गरीब परिवार हैं, अति गरीब जो परिवार हैं इन क्षेत्रों में, इन 5 विकास खंडों में, उनको जो है यहाँ पे आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाएगा। कैसे, तो कैसे सशक्त बनाया जाएगा, इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के साथ साथ में सरकारी योजनाओं के माध्यम से इनको क्या किया जाएगा, स्थायी आजीविका से जोड़ा जाएगा। ये सब कार्य यहाँ पे किया जाएगा आजीविका मिशन के तहत। और इसको संचालन कौन कर रहा है, तो आपका जो बिहान है, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसको हम लोग बिहान के नाम से जानते हैं, बिहान प्लस BRAC, मतलब कि बांग्लादेश रूरल एडवांसमेंट कमेटी, ये जो दोनों हैं इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे समझौता किया है कि हम लोग जो है इस कार्य को करेंगे। तो बिहान और BRAC इंटरनेशनल, इन दोनों ने जो है एक समझौते पे हस्ताक्षर किया है कि ये जो 5000 यहाँ पे हम लोग जो अति गरीब परिवार हैं, इनकी संख्या कितनी है, 5000। तो इन 5000 परिवारों को क्या करेंगे, हम लोग आर्थिक रूप से सशक्त बनाएंगे। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, लक्ष्य रखा है। अब इसके बाद और एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि ये जो 5000 परिवार हैं, इनको तो हम लोग साथ साथ सशक्त करेंगे ही, लेकिन इनका जो है आय में भी वृद्धि करेंगे। कैसे सशक्त होंगे लोग, तो इनका आय में वृद्धि करेंगे, साथ ही साथ इनका जो पोषण व्यवहार है, जो पोषण व्यवहार है, खाद्य पोषण व्यवहार, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, सुधारेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, आय में वृद्धि करेंगे और खाद्य पोषण व्यवहार, मतलब जो उनके खाने पीने का तरीका है, उनको जो है एकदम सिस्टमेटिक तरीके से इनको खिलाएंगे, ताकि इनका जो है आर्थिक रूप से विकास हो सके एवं जो है ये लोग समाज के मुख्य धारा में आकर के मिल सकें। और इसके तहत जो है ये जो 5 विकास खंड कौन कौन से हैं, उसको मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, उसको आप लोग याद रखिएगा। तो जसपुर के आपका मनोरा, जसपुर का मनोरा और बगीचा, मनोरा और बगीचा,
ये आपका जसपुर का है, बगीचा और मनोरा, ठीक है। और यदि हम लोग देखें कबीरधाम, तो कबीरधाम का आपका पंडरिया और लोहारा सहसपुर, सहसपुर लोहारा, ठीक है। कौन सा? सहसपुर लोहारा, सहसपुर लोहारा, ये आपका कहाँ है? सहसपुर लोहारा, पंडरिया और एक है आप लोगों का यहाँ पे बोदला। ये 5 विकास खंडों में जो है क्या किया जाएगा, आपका छत्तीसगढ़ समावेशी आजीविका मिशन को शुभारंभ किया जाएगा, ठीक है। 16 अप्रैल 2025 से 5000 गाँवों को यहाँ पे क्या किया गया है, 5000 परिवारों को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है इसके तहत, ताकि उनको जो है आर्थिक रूप से विकास कर सकें। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने योग्य है कि शुभारंभ तो हुआ है 16 अप्रैल 2025 को, तो किया किसने है शुभारंभ? तो आपका जो छत्तीसगढ़ का जो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग है, उसके जो सचिव हैं छत्तीसगढ़ शासन के, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के, उनका नाम क्या है? भीम सिंह जी। तो भीम सिंह जी प्लस जो भारत लेवल पे आपके क्या हैं, भारत सरकार के जो संयुक्त सचिव हैं स्मृति शरण जी, तो स्मृति शरण जी, इन दोनों ने जो है क्या किया है, मिल करके इसका शुभारंभ किया है। किसने किसने? तो भीम सिंह जी जो कि हमारे छत्तीसगढ़ पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव हैं, और स्मृति शरण जी जो कि भारत सरकार के संयुक्त सचिव हैं। इन दोनों ने मिल करके 16 अप्रैल 2025 को इसका शुभारंभ किया है, इस योजना का, छत्तीसगढ़ समावेशी आजीविका योजना का। अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि आप लोगों से बन जाएगा। छत्तीसगढ़ समावेशी आजीविका योजना का शुभारंभ किन 2 जिलों से के चयनित विकास खंडों में किया गया है? तो कौन कौन सा जिला है? जसपुर और कबीरधाम। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, छत्तीसगढ़ समावेशी आजीविका मिशन का क्रियान्वयन किन विकास खंडों में किया जाएगा? तो अभी हम लोग देखें मनोरा और बगीचा जसपुर से, वहीं पंडरिया सहसपुरा और बोदला आपका जो है कबीरधाम से। तो उपरोक्त सभी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। इन सभी जिलों में क्या किया जा रहा है, इन सभी विकास खंडों में ये जो छत्तीसगढ़ समावेशी आजीविका योजना है इसको क्रियान्वयन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ समावेशी आजीविका योजना का शुभारंभ किनके संयुक्त तत्वाधान में किया गया है? तो अभी हम लोग देखें छत्तीसगढ़ पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव और भारत सरकार के जो है संयुक्त सचिव स्मृति शरण जी, इन दोनों के जो है संयुक्त तत्वाधान में इसका क्या किया गया है? शुभारंभ किया गया है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, छत्तीसगढ़ समावेशी आजीविका योजना के तहत 5 विकास खंडों के कितने परिवारों को अगले 3 वर्ष में प्रशिक्षण, विशेष कार्य योजना और सरकारी योजनाओं के माध्यम से स्थायी आजीविका से जोड़ा जाएगा? तो 5000 परिवार। मैंने अभी आपको बताया कि 5000 परिवारों को यहाँ पे क्या किया जाएगा? जोड़ा जाएगा। अब देखिए, जो हम लोग बिलासपुर बोलता हूँ, जसपुर और कबीरधाम क्षेत्र जो बोल रहे हैं, जहाँ पे आपका ये योजना चलाया जाएगा, छत्तीसगढ़ समावेशी आजीविका योजना, यहाँ पे कौन कौन सी जनजाति निवास करते हैं उसको आप लोग यदि देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा किन किन जनजातियों के लिए यह योजना चलाया जा रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे आपका जसपुर क्षेत्र, तो यहाँ पे आपका बिरहोर आ जाएगा, और यदि हम लोग यहाँ देखेंगे तो बैगा आ जाएगा, जो कि विशेष पिछड़ी जनजाति में आते हैं छत्तीसगढ़ के, ठीक है, पीवीटीजी ग्रुप में। तो आपका जो बैगा है और यहाँ पे बिरहोर और पहाड़ी कोरवा, तो इन तीनों जनजातियों के लिए, विशेष पिछड़ी जनजातियों के समुदाय के लिए जो है क्या किया जा रहा है, आपका छत्तीसगढ़ सामाजिक आजीविका योजना को ले दे करके हम लोग मान सकते हैं कि चलाया जा रहा है इन तीनों के लिए, ठीक है, बैगा, बिरहोर और पहाड़ी कोरवा। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ समावेशी आजीविका योजना में बिहान और किसके मध्य एमओयू हस्ताक्षर किया गया है? तो किसके मध्य? तो बांग्लादेश रूरल एडवांसमेंट कमेटी इंटरनेशनल और बिहान के मध्य में क्या किया गया है? एमओयू हस्ताक्षर किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ राज्य को निम्न में से किस सेवा क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है? तो अभी जो है किस क्षेत्र में यहाँ पे क्या किया गया है? तो आधार सेवा के क्षेत्र में यहाँ पे सम्मानित किया गया है। अब होता क्या है कि आपका जो है जनरली 18 साल से कम उम्र के जो भी बच्चे रहते हैं, कम उम्र के बच्चे, उनका जो है आधार के साथ में हम लोग लिंक नहीं करते। जो भी दूसरे राज्य हैं वो लोग लिंक नहीं करते, लेकिन छत्तीसगढ़ में क्या किया गया है? बायोमेट्रिक के माध्यम से। बायोमेट्रिक मतलब क्या होता है कि आँख का स्कैन करते हैं, रेटिना का, ठीक है, रेटिना स्कैन करके, साथ ही साथ आपका जो है फिंगरप्रिंट लेकर के, इन सबको लेकर के हम लोग क्या किए हैं, जो भी आपके 18 वर्ष से कम वर्ष के बच्चे हैं उन सभी का जो है हम लोग पूर्ण रूप से यहाँ पे क्या किए हैं? आधार सेवा उपलब्ध कराए हैं। तो इस क्षेत्र में जो है छत्तीसगढ़ को क्या किया गया है? आधार सेवा के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। तो इसको आप लोग समझ गए होंगे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस जिले को ई गवर्नेंस के तहत उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा दंतेवाड़ा। इसने क्या उत्कृष्ट कार्य किया? तो इसने क्या किया है कि 1920 से लेकर के 1900
कितना 91 तक का जितना भी इसका दंतेवाड़ा में भू अभिलेख है उसको इसने क्या कर दिया है, डिजिटलाइज कर दिया है। अब कोई भी मान के चलिए एक व्यक्ति है, वो जो है अपने ज़मीन का क्या मांगता है, 1920 या फिर 21 के इतिहास में वो किसका नाम पे था, या फिर ये जो ज़मीन है इसका इतिहास मेरे को चाहिए कि कौन कौन इसको खरीदे हैं, कौन कौन इसको बेचा है, ऐसे करके। तो वो क्या करेगा, 5 मिनट में उस ज़मीन का यहाँ पे क्या रकबा और खसरा नंबर जो रहता है उसको डालेगा, वहाँ से उसका पूरा इतिहास निकल करके आ जाएगा। तो 1920 से लेकर के 91 तक के जितने भी आपके अभिलेख थे वहाँ, उसको उसने क्या कर दिया है, डिजिटलाइज्ड कर दिया है। अब डिजिटलाइज्ड कर दिया है तो तुरंत उसको क्या मिल जाएगा, वहाँ पे जितना भी जानकारी है वो मिल जाएगा। तो इसके लिए जो है उसको क्या किया गया है, ई गवर्नेंस के तहत दंतेवाड़ा जिले को क्या किया गया है, उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। समझ गए क्या कार्य है इसका। तो 1920 से लेकर के 91 तक के जितने भी भू अभिलेख हैं उनको डिजिटलाइज्ड कर दिया है ये। अब अगला हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में आयोजित होने वाली पहली विश्व पैरा एथलेटिक ग्रां प्री का आयोजन कहाँ किया गया है। तो भारत में आयोजित होने वाली ये जो 2025 में आयोजित हुआ है उसको बोल रहा है, तो कहाँ पे किया गया है, तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में इसको क्या किया गया है, आयोजित किया गया है। अब क्यों खास है ये, तो इसमें जो है हमारे छत्तीसगढ़ की एक पैरा एथलीट जिनका नाम क्या है, छोटी मेहरा, जो कि छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले की हैं। उन्होंने क्या किया है, छत्तीसगढ़ की कबीरधाम जिले की हैं, उन्होंने 2 कांस्य पदक जीता है यहाँ पे। इस विश्व पैरा एथलेटिक ग्रां प्री 2025 में छोटी मेहरा जो कि हमारे छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले की हैं, जो कि पैरा एथलेटिक खिलाड़ी हैं, उन्होंने 2 कांस्य पदक जीता है। कौन कौन से खेल में जीता है, तो उसको भी मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने जो है यह गोला फेंक और चक्र फेंक, जो गोला फेंक रहता है मतलब कि आप लोगों का शॉर्ट पुट, और आपका जो है यहाँ पे क्या चक्र फेंक जो रहता है उसमें उन्होंने क्या किया है, 2 कांस्य पदक जीता है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसमें जो है 20 से अधिक देशों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। कब से कब तक आयोजित किया गया, तो 11 से लेकर के 13 मार्च तक इसको आयोजित किया गया है। ठीक है, एक बार अच्छे से इसको देख लेते हैं। ये जो आपका पहला विश्व पैरा एथलेटिक ग्रां प्री 2025 है, इसको 11 से 13 मार्च 2025 तक इसको क्या किया गया है, आयोजित किया गया है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। इसमें छोटी मेहरा जो कि कबीरधाम की हैं, उन्होंने 2 कांस्य पदक जीता है। कितना, 2 कांस्य पदक। किसमें, तो एक तो है आप लोगों का गोला फेंक और एक है आप लोगों का चक्र फेंक। इन दोनों में जो है इन्होंने क्या किया है, 2 कांस्य पदक जीता है। कुल मिलाकर के 2 कांस्य पदक। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक ग्रां प्री 2025 में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी छोटी मेहरा ने कौन सा पदक जीता है। तो कौन सा पदक जीता है इन्होंने, तो कांस्य पदक जीता है। ऑप्शन नंबर सी। कितना कांस्य पदक जीता है, तो 2 कांस्य पदक। तो कितने कांस्य पदक जीते हैं इन्होंने यहाँ पे, तो 2 कांस्य पदक जीता है। और ये कौन से जिले की हैं, तो कबीरधाम जिले की हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। छोटी मेहरा कौन से जिले की हैं, कबीरधाम जिले की। अगला क्वेश्चन है, जशपुर जिले की समृद्ध जनजातीय विरासत को समर्पित धरोहर पत्रिका के प्रथम संस्करण का विमोचन किनके द्वारा किया गया है। तो ये जो है विष्णुदेव साय जी के द्वारा इसको किया गया है। अब ये आपका जो धरोहर पत्रिका है, इसमें होगा क्या, तो जितने भी जनजाति हैं उनका जो रीति रिवाज, उनका जो आप लोगों का संस्कृति है, उनका रहन सहन जो भी है, खान पान जो भी है, उन सबको जो है इसमें क्या किया गया है, ये जो धरोहर पत्रिका है इसमें लिखा गया है। और इसको क्यों यहाँ पे, ये जो धरोहर पत्रिका है इसको क्यों स्टार्ट किया गया है, ताकि ये जो भी रीति रिवाज है, रहन सहन, खान पान है जनजातियों का, उसको आने वाले पीढ़ी के लिए संजो करके रखा जाए, उन तक भी ये जो ज्ञान है वो पहुंच सके। इसलिए जो है ये धरोहर पत्रिका को स्टार्ट किया गया है, जिसका प्रथम संस्करण जो है किसने विमोचन किया है, विष्णुदेव साय जी ने किया है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्या दिया गया है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा कहाँ पर्यावरण वाटिका का लोकार्पण किया गया है। तो कहाँ पे किया है इन्होंने, तो पर्यावरण वाटिका का लोकार्पण इन्होंने किया है बगिया जसपुर में। इतना आपको ध्यान में रखना है, बगिया जसपुर में इन्होंने पर्यावरण वाटिका का लोकार्पण किया है। अगला है, हाल ही में किनके द्वारा नया रायपुर में वातावरण अनुकूलित ई ऑटो सेवा शुरू किया गया है। अब देखिए, ई ऑटो सेवा जो है किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो विष्णुदेव साय जी के द्वारा शुरू किया गया है। अब कहाँ पे किया गया है, तो नया रायपुर में किया गया है। और किसके किसके सहयोग से किया गया है, तो नया रायपुर, अटल नगर विकास प्राधिकरण प्लस बिहान, इन दोनों के सहयोग से जो है कहाँ पे, नया रायपुर में वातावरण अनुकूलित ई ऑटो सेवा का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, तो
ई ऑटो सेवा का शुभारंभ नया रायपुर में किया गया है। अटल नगर विकास प्राधिकरण एवं बिहान के जो है सहयोग से इसको किया गया है। किसने इसका शुभारंभ किया है, तो शुरू किसने किया है, तो विष्णुदेव साय जी ने किया है। इसके तहत क्या किया जाएगा, तो 130 किलोमीटर के रेंज में 130 किलोमीटर की दूरी तक जितने भी कार्यालय हैं या फिर रेलवे स्टेशन है या फिर जंगल सफारी है, इन सब तक जो है क्या किया जाएगा, कनेक्शन स्थापित किया जाएगा। मतलब यहाँ तक आप लोग जो है किसके माध्यम से जा सकते हैं, ई ऑटो सेवा के माध्यम से जा सकते हैं। और ये जो है आप लोगों का महिलाओं के लिए इसको किसके द्वारा चलाया जा रहा है, तो लखपति दीदी योजना के तहत इसको चलाया जा रहा है। तो लखपति दीदी योजना के तहत आप लोग जान रहे हैं क्या किया जाता है, महिलाओं को जो है यहाँ पे छूट दिया जाता है ई ऑटो खरीदने के लिए। ठीक है, तो उसका राशि आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि महिलाओं को कितना राशि का जो है यहाँ पे छूट दिया जाता है ई ऑटो खरीदने के लिए। तो लखपति दीदी योजना के तहत इनको क्या किया जा रहा है, ई ऑटो सेवा को दिया जा रहा है, ई ऑटो सेवा इनको प्रदान किया जा रहा है, उसमें अनुदान दिया जाता है। ठीक है, इन महिलाओं को कुछ अनुदान भी दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, हाल ही में किनके सहयोग से नया रायपुर में वातावरण अनुकूलित ई ऑटो सेवा शुरू किया गया है। तो किनके सहयोग से, तो बिहान व नया रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण, इन दोनों के सहयोग से। साथ ही साथ इन्हीं दोनों के सहयोग से बिहान एवं नया रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के सहयोग से एक आपका नया रायपुर अटल नगर में ही पचेड़ा ग्राम है, पचेड़ा ग्राम। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, आपका झरिया एल्कलाइन वाटर बॉटलिंग प्लांट का निर्माण यहाँ पे किया जा रहा है, बॉटल बनाने का। ठीक है, तो झरिया एल्कलाइन वाटर बॉटलिंग प्लांट का जो है शुभारंभ यहाँ पे किया जा रहा है। किसके द्वारा शुभारंभ किया गया है, पचेड़ा ग्राम में, तो विष्णुदेव साय जी के द्वारा किया गया है। विष्णुदेव साय जी के द्वारा शुभारंभ किया गया है किसका, झरिया एल्कलाइन वाटर बॉटलिंग प्लांट का, जो कि किसके सहयोग से बना है, तो बिहान एवं नया रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण, इन दोनों के सहयोग से ये बना है। शुभारंभ किसने किया है, विष्णुदेव साय जी ने किया है। तो उसी का क्वेश्चन है अगला, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहाँ झरिया एल्कलाइन वाटर बॉल्टिंग प्लांट का शुभारंभ किया है, तो पचेड़ा में। ये कहाँ है, तो नया रायपुर का एक क्या है, जगह है, नवा रायपुर के अंतर्गत एक जगह है। ठीक है, जो कि बिहान एवं किसके द्वारा, तो अटल नगर विकास प्राधिकरण के द्वारा स्थापित है। चलिए अगला देखेंगे, दोनों के सहयोग से स्थापित है वो। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अटल डिजिटल सुविधा केंद्र का वर्चुअल शुभारंभ कहाँ से किया है, तो कहाँ से किया है, तो रायपुर से इन्होंने इसको किया है, अटल डिजिटल सुविधा केंद्र का। अब होगा क्या, तो इसमें जो है आपका जितना भी जन्म प्रमाण पत्र है, मृत्यु प्रमाण पत्र जो भी है आप लोगों का, इसको क्या किया जाएगा, ग्राम पंचायत लेवल पर प्रोवाइड किया जाएगा। अब इसको जो है अभी स्टार्टिंग तौर पर जो 146 विकास खंड है छत्तीसगढ़ के, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जनपद लेवल, तो 146 जनपद हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, तो प्रत्येक जनपद के 10 ग्राम पंचायत में इसको क्या किया जाएगा, अभी पहले फेज में स्टार्ट किया जाएगा, ये जो आपका अटल डिजिटल सुविधा केंद्र है उसको। तो टोटल कितने हैं, 146 जनपद हैं, और प्रत्येक जनपद के 10 ग्राम पंचायत में, तो टोटल कितना, 146 गुणित 10, तो टोटल 1460 आपके अटल डिजिटल सुविधा केंद्र का क्या किया जाएगा, यहाँ पे चलाया जाएगा। मतलब इतना का जो है वर्चुअल शुभारंभ किया गया है, किसके द्वारा, विष्णुदेव साय जी के द्वारा। कहाँ से, तो रायपुर से इसको क्या किया गया है, वर्चुअल शुभारंभ किया गया है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, पहले चरण में जो है प्रत्येक जनपद के 10-10 ग्राम पंचायत में इसको संचालित करना है। क्या सुविधा दिया जाएगा, तो जितना भी जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र जो भी है उसको ग्राम लेवल पे, ग्राम पंचायत लेवल पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो इतना आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब अगला क्वेश्चन है इसका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कितने ग्राम पंचायत में अटल डिजिटल सुविधा केंद्र का शुभारंभ किया है, तो हम लोग देखिए 146 गुणित 10 मतलब कि 1460 आपका जो अटल डिजिटल सुविधा केंद्र है उसका शुभारंभ विष्णुदेव साय जी ने किया है वर्चुअली। कहाँ से किया है, तो रायपुर से किया है। अगला हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री जी ने जल संरक्षण के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ के कितने ग्राम पंचायत में मोर गांव मोर पानी महाअभियान का शुभारंभ किया है। तो मोर गांव मोर पानी महाअभियान का शुभारंभ किसने किया है, तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने किया है। कितने ग्राम पंचायतों से किया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11,693। मतलब छत्तीसगढ़ में टोटल जितने भी ग्राम पंचायत है सभी जगह पे आपका जो है मोर गांव मोर पानी महाअभियान का शुभारंभ किया गया है। किसके द्वारा, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा। इससे होगा क्या, तो जो भूमिगत जल है उसका लेवल को बढ़ाया जाएगा जल संरक्षण को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, जल संरक्षण या फिर संचय को यहाँ पे क्या किया जा रहा है, जल संरक्षण या फिर संचय,
यहाँ पे बोला गया है जल संरक्षण के उद्देश्य से। तो भूमि जल जो है आप लोगों का जिसका स्तर कम होते जा रहा है उसको बढ़ाना, साथ ही साथ जैसे पानी गिर रहा है बरसात, तो वहाँ पे जो पानी होता है उसको क्या करना, एक जगह इकट्ठा करना, जल संरक्षण करना, ये इसका क्या है उद्देश्य है। तो 11,693 गाँव में जो है ग्राम पंचायत में मोर गाँव मोर पानी महाअभियान का शुभारंभ किया गया है विष्णुदेव साय जी के द्वारा, जल संरक्षण के उद्देश्य है। हाल ही में किन्हें इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ का कुलपति नियुक्त किया गया है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे, किसको नियुक्त किया गया है, तो लवली शर्मा जी को जो है नियुक्त किया गया है इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ का कुलपति। अगला क्वेश्चन है आपका, इसी में हम लोग यदि देखें तो जो आपके यहाँ पे दिख पा रहे हैं आप लोग ऑप्शन नंबर डी में राकेश पांडे जी, इनको क्या किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन ही देख लेते हैं, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ये हाल ही में छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राम प्रताप सिंह जी। तो राम प्रताप सिंह जी को क्या किया जा रहा है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ भवन निर्माण एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है राम प्रताप सिंह जी को। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। लवली शर्मा जी को हम लोग देख ले, इंदिरा कला विश्वविद्यालय खैरागढ़ का जो है कुलपति नियुक्त किया गया है। हाल ही में छत्तीसगढ़ टेनिस संघ का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, हिमांशु द्विवेदी जी को यहाँ पे नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष हैं। तो खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राकेश पांडे जी। तो राकेश पांडे जी को यहाँ पे क्या किया जा रहा है, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, नवनियुक्त अध्यक्ष है ये। तो इसको आप लोग कैसे याद रख सकते हैं, तो देखिए खादी से आपका क्या होता है, गर्मी, खादी जो कपड़ा रहता है उससे गर्मी मिलता है। और जो पांडा रहता है, पंडा कुंफू पंडा में आपका जो पांडा रहता है उसका क्या रहता है, जो फर रहता है शरीर में, वो क्या रहता है, गर्मी पैदा करता है। तो पांडा से आपका पांडे, और खादी से भी गर्मी, और पांडा को भी तो गर्मी फर से। तो ऐसे करके आप लोग इसको कनेक्ट करके जैसे भी आप लोग याद करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, राकेश पांडे इसका आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष हैं। तो बाल संरक्षण तो जो बच्चे रहते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, वर्णमाला पढ़ाते हैं। तो वर्णिका शर्मा जी, ये इसका आंसर हो जाएगा। बाल संरक्षण आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, वर्णिका शर्मा जी। ठीक है, बालकों को हम लोग क्या करते हैं, वर्णमाला पढ़ाते हैं, तो वर्ण से वर्णिका शर्मा। ठीक है, छत्तीसगढ़ लौह शिल्पकार विकास बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष, तो देखिए शिल्पकार कौन है, तो विश्वकर्मा जी। तो विश्वकर्मा भगवान का है, शिल्पकार हैं, तो प्रफुल्ल विश्वकर्मा जी को क्या किया गया है, लौह शिल्पकार विकास बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है छत्तीसगढ़ में। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के अध्यक्ष कौन है। तो वन विकास निगम के अध्यक्ष आपके कौन हो जाएंगे यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी राम सेवक पैंकरा जी। तो राम सेवक पैंकरा जी जो है वन विकास निगम के अध्यक्ष बन जाएंगे छत्तीसगढ़ के। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, छत्तीसगढ़ योग आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष कौन है। तो छत्तीसगढ़ योग आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष हैं रूप नारायण सिन्हा जी। ठीक है, रूप नारायण सिन्हा जी जो हैं क्या हैं, योग आयोग के यहाँ पे अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। तो इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। और एक चीज़ आप लोग यहाँ पे याद रख लीजिएगा कि ये जो आपका छत्तीसगढ़ योग आयोग है, इसका स्थापना कब हुआ था, 2017 में। 2017 में इसका स्थापना हुआ था। तो रूप नारायण सिन्हा जी इसके क्या हैं, अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण क्रेडा के नवनियुक्त अध्यक्ष कौन है। तो भूपेंद्र सवन्नी जी इसके क्या हैं, नवनियुक्त अध्यक्ष हैं। तो इसको आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ में कहाँ राष्ट्रीय तीरंदाजी अकादमी की स्थापना की जा रही है। तो नया रायपुर में जो है राष्ट्रीय तीरंदाजी अकादमी का स्थापना किया जा रहा है नया रायपुर में। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी किस जिले में गोंडवाना समाज द्वारा आयोजित मरका पंडुम चैत्राई पर्व के समापन समारोह में शामिल हुए। तो आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे, ये जो है कांकेर जिला के कौन से ग्राम, भीरवाही ग्राम। तो कांकेर जिला के भीरवाही ग्राम में जो है ये समापन समारोह में शामिल हुए थे। इसमें होता क्या है, इस पर्व में जैसे मान के चलिए कोई भी आप लोगों का फल लगता है, मौसमी फल, जैसे आम ही ले लीजिए, अभी आम का महीना चल रहा है, तो आम पकने के बाद इसको जो है जनजाति लोग सीधा खाते नहीं हैं, क्या करते हैं, पूजा करते हैं। खाना नहीं खाते, सीधा इसको खाते ही नहीं है, उसको क्या करते हैं, पूजा करते हैं। अब पूजा करने के बाद जो है जब ये परिपक्व हो गया खाने के लायक, तो उससे पहले पूजा करेंगे। उसी पूजा को ये लोग क्या बोलते हैं, मरका पंडुम या फिर चैत्राई महापर्व। और ये चैत्राई महापर्व जो है बस्तर क्षेत्र में कब मनाया जाता है, तो चैत्र पक्ष का जो रहता है, चैत्र माह का जो शुक्ल पक्ष रहता है, शुक्ल पक्ष, उसका 13वें दिन में इसको क्या करते हैं, इसको मनाते हैं। ठीक है, तो चैत्र
माह शुक्ल पक्ष के 13वें दिन में इसको क्या करते हैं, चैत्राई पर्व को मनाते हैं बस्तर क्षेत्र में। और भीरवाही ग्राम में जो है शामिल हुए थे समापन समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी। होता क्या है, जो भी मौसमी फल रहते हैं उनको सेवन करने से पहले पूजा किया जाता है एक बार, फिर उसके बाद जो है उसका सेवन किया जाता है। चलिए अगला देखेंगे। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य स्तर पर निम्न में से किसके लिए लाइसेंस की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। तो अब जो है लाइसेंस किसके लिए नहीं लगेगा, तो पेट्रोल पंप यदि आप लोग स्थापना करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो है राज्य स्तर पर कोई भी लाइसेंस नहीं लगेगा। पहले क्या होता था, इंडिया और छत्तीसगढ़ दोनों का अलग अलग नियम था। यदि आपको पेट्रोल पंप बनाना है तो दोनों का अलग अलग लाइसेंस लेना पड़ता था। तो अब क्या किया गया है, छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या किया है, जो छत्तीसगढ़ में आपका जो क्या था यहाँ पे लाइसेंस लेने की अनिवार्यता था उसको खत्म कर दिया। अब आप लोग जो है इंडिया लेवल पे ही मान के चलिए, यहाँ पे जो नियम के तहत आपको लाइसेंस मिलता है उसी को आप लोग ले लेते हैं, तो आपको छत्तीसगढ़ में फिर से लाइसेंस लेना नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि पेट्रोल पंप लगाने के लिए लाइसेंस को यहाँ पे अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है छत्तीसगढ़ सरकार ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ में निर्मित ढोकरा पीतल मोर आकार की नाव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की प्रधानमंत्री को भेंट किया है। तो याद रखेंगे आप लोग, थाईलैंड की प्रधानमंत्री है, उनको जो है इन्होंने क्या किया है, भेंट किया है। कौन सा, ढोकरा पीतल मोर आकार की नाव। ढोकरा पीतल से बने मोर आकार की नाव को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थाईलैंड के प्रधानमंत्री को भेंट किया है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डिप्लोमा पाठ्यक्रम की शुरुआत करने वाला राज्य का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है। तो कौन सा विश्वविद्यालय है, तो आंसर हो जाएगा आप लोगों का पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर। इसने जो है एआई में डिप्लोमा पाठ्यक्रम का शुरुआत किया है, जो कि छत्तीसगढ़ का पहला विश्वविद्यालय बन गया है ऐसा करने वाला। अगला क्वेश्चन है, पेंशन निधि अधिनियम बनाने वाला छत्तीसगढ़ देश में कौन सा क्रम का राज्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला क्रम का राज्य है। तो पेंशन निधि अधिनियम सबसे पहले किसने बनाया, छत्तीसगढ़ राज्य ने ही बनाया है पूरे देश में। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसे आईटी हब बनाने के लिए स्क्वायर बिजनेस सर्विसेज को छत्तीसगढ़ सरकार ने ऑफिस स्पेस आवंटित किया है। तो किसे, तो नया रायपुर को। तो नया रायपुर को आईटी हब बनाने के लिए किसे, तो स्क्वायर बिजनेस सर्विसेज को, किसको, स्क्वायर बिजनेस सर्विसेज को छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या किया है, ऑफिस के लिए जगह आवंटित किया है, ऑफिस स्पेस आवंटित किया है। तो नया रायपुर को आपका आईटी हब बनाना है, उसके लिए आपका कंपनी का नाम याद रखना है, स्क्वायर बिजनेस सर्विसेज। अगला क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ का पहला शासकीय मिल्क कलेक्शन सेंटर कहाँ शुरू किया गया है। तो ये जो है आपका जगदलपुर में शुरू किया गया है मिल्क कलेक्शन सेंटर। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, तो ये था आज का टोटल आपका 150 अप्रॉक्स क्वेश्चन। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और अगला वीडियो समय से देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।